हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन चैनल पर एक बार फिर हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज की इस लेक्चर में हम उन क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, उन डाउट्स पे जो आप लोगों द्वारा व्हाट्सअप किए गए थे। हमने आपसे कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में 9 लेक्चर पढ़ने के बाद अगर कहीं डाउट भी होता है या कोई क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। वो सारे कलेक्शन मेरे पास आज हैं और इन्हीं पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और इसके बाद लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, कुछ बड़ी बातें आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा था मेरे को कि आखिर में कब किसी फ्लूइड को कंप्रेसिबल या इनकंप्रेसिबल समझा जाए। क्या डेंसिटी में होने वाला जो प्रेशर परिवर्तन है, अगर किसी फ्लूइड पे प्रेशर को अप्लाई करते हैं और डेंसिटी में होने वाला जो परिवर्तन है वो 5 प्रतिशत से कम है तो उसको इनकंप्रेसिबल मानते हैं। 5 प्रतिशत से ज़्यादा अगर परिवर्तन हो रहा है डेंसिटी में तो उसको कंप्रेसिबल मानते हैं। मैक नंबर का मान अगर 0.3 से कम है तो उसको हम इनकंप्रेसिबल बोलते हैं, ऐसे फ्लो को या ऐसे फ्लूइड को। और अगर मैक नंबर का मान 0.3 से ज़्यादा है तो हम उसको कंप्रेसिबल बोलते हैं। तो इन्हीं पर बात करने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब कब फ्लूइड को हम कंप्रेसिबल मानेंगे और कब इनकंप्रेसिबल। जिस बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था वो ध्यान से इस चीज़ को समझेगा, और इसमें और भी बहुत सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसके आसपास की सारी बातों पे बात करेंगे। और वाटर को क्यों इनकंप्रेसिबल माना जाता है इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि पानी को क्यों इनकंप्रेसिबल माना जाता है। और अगर जो वायु है, एयर है, अगर एयर फ्लो हो रही तो एयर की वेलोसिटी कितनी हो, एयर की वेलोसिटी कितनी हो ताकि हम उसको इनकंप्रेसिबल कह सकें कि हर जगह डेंसिटी में कोई लगभग डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो हमें देखना चाहते हैं कि एयर की वेलोसिटी क्या हो कि उसको हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की तरह बात करें, या जो हमारा वाटर है, वाटर को क्यों इनकंप्रेसिबल लगभग मान लिया जाता है। इन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। 5-6 मिनट के अंदर ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। और एक क्वेश्चन और बच्चे ने भेजा था कि ये बताइए सर कि जो एयर है, हवा जो है, पानी की अपेक्षा 20,000 गुना कंप्रेसिबल है। मतलब एयर को आसानी से आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो इन कंपेरिजन टू वाटर 20,000 टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें पे देखें, तो इतने क्वेश्चन थे जो इस पे रिलेटेड हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम ध्यान से बात करते हैं। वैसे हम पिछले लेक्चर में, एक लेक्चर में आप देखें तो जहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी की बात किए थे वहाँ पे, और मैक नंबर के बारे में, इन सब कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लो के बारे में मैं बात कर चुका हूँ एक दिन। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप ध्यान से देखिए। ओके, तो कहने का मतलब मैं आपको बता दूँ कि मैक नंबर जो होता है डियर, मैक नंबर होता है डियर, याद रखना, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, जड़त्व बल बटे प्रत्यास्थ बल। तो मैक नंबर ये होता है। ये डायमेंशनल एनालिसिस जब पढ़ाएंगे या जब कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ाएंगे तब हम वहाँ पे मैक नंबर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे हम बात करेंगे। ये जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो डियर आता है V/C, और V क्या है, दिस इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। जो भी फ्लूइड है उस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी क्या है, दैट इज इक्वल टू C। तो ये होता क्या है मैं बता दूं, ये होता है आपका K/√। अगर किसी भी फ्लूइड में अगर आपको साउंड की वेलोसिटी पता करना है तो रूट ऑफ K/√, जहाँ K क्या है कि आप जानते हो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और डियर जहाँ A क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड की क्या है, डेंसिटी है किसी भी फ्लूइड का, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो। लेकिन अगर कोई ये पूछता है कि बताइए सॉलिड में साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, तो हम बता दें सॉलिड में, अगर सॉलिड के केस में, नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ, सॉलिड में जो साउंड की वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है वो E/ρ, क्योंकि वहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो सॉलिड होते हो टेंसाइल फोर्स को वियर कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये जो होता है क्या कहते हैं, लिक्विड होता है, टेंसाइल फोर्स को, या जो फ्लूइड होता है या गैस हो, टेंसाइल फोर्स को वियर नहीं कर पाती है। दैट दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए कि स्टील जो है या कोई सॉलिड है या कोई मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, उसके अंदर ये बताइए स्टील है, आयरन है, एल्युमिनियम है, इन सब के अंदर अगर कोई पूछता है कि ये बताइए
या कोई स्टोन है, उसके अंदर साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, तो रूट ऑफ ई अपॉन रो, जहाँ पे ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उस मटेरियल उस सॉलिड का पता होना चाहिए और रो उसकी डेंसिटी पता, तो यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। बट इन द केस ऑफ द फ्लूइड के केस में, अगर हम तरल के केस में बात करें, लिक्विड या गैस के केस में बात करें, तो वहाँ पे साउंड की वेलोसिटी, ध्वनि का वेग पता करने के रूट अपन के अपान रूट के बाई रो, जहाँ के उसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है उस लिक्विड का या उस फ्लूइड का, और रो क्या है, डेंसिटी। आई होप आप समझ। तो अब देखना है, तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया। अगर हम यहीं पे बात करते हैं, जैसे गैस की बात कर लें, तो गैस लिक्विड में तो बात करें, अगर लिक्विड के लिए अगर बात करें तो सीधा सीधा आप लिख दो के बाई रो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि वाटर में साउंड की वेलोसिटी क्या हो, फॉर एग्जांपल वाटर में, तो वाटर के लिए आप निकाल लेते हैं सी ऑफ वाटर में साउंड की वेलोसिटी क्या हो। मोस्टली लोगों को पता होगा, बट मैं देखिए बताता हूँ। वाटर का जो बल्क मॉडुलस है ये होता है कितना है, ध्यान देना, 2 गीगापास्कल, लगभग इतना होता है 2 गीगापास्कल। तो 2 गीगापास्कल, तो गीगा 10⁹, दिस इज द पास्कल, और ये डिवाइडेड कर दो डेंसिटी, तो डेंसिटी आप लिख सकते हो नियर अबाउट 1000। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डियर पाएंगे कि आप रूट ऑफ 2 × 10⁶ पाएंगे। इफ यू सॉल्व यू गेट द वैल्यू इतना मीटर पर सेकेंड। मतलब वाटर में जो साउंड की वेलोसिटी है वो 1414 मीटर पर सेकेंड होती है। इसी तरीके से आप किसी भी लिक्विड में अगर आपको पता करना है कि भाई साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको Hg मरकरी में पता करना हो, तो मरकरी में अगर साउंड की वेलोसिटी पता करना है तो आपको पता होना चाहिए मरकरी का बल्क मॉडुलस क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, आपको पता होना चाहिए। और डियर आपको पता है कि जो मरकरी उसका जो बल्क मॉडुलस होता है 26 पॉइंट इतना गुणे 10 की घात 9, 26.2 गीगापास्कल होता है। और आप मरकरी की जो डेंसिटी है एवरीवन 13600। तो बाई दिस हेल्प यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। मतलब इस फार्मूले की मदद से किसी भी लिक्विड में साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, इसको आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, अगर ये फार्मूला आपको पता है। इन द केस ऑफ द लिक्विड रूट के बाई रो। बट इन द केस ऑफ द गैस के केस में देखें, आइए देखते हैं गैस के केस के लिए। गैस में अगर कोई गैस है तो गैस के केस में 2 कंडीशन लिया जाता है कि आखिर में जो गैस है उसका जो फ्लो हो रहा है वो किस कंडीशन में, आइसोथर्मल में है, आइसोथर्मल कंडीशन में गैस है कि या एडियाबैटिक कंडीशन में। एडियाबैटिक कंडीशन किस कंडीशन में है, तो देखिए आइसोथर्मल में अगर है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो सी होगा के बाई रो, ओके। बट यू नो, आप जानते हो, आपको मैंने बताया था जब बल्क मॉडुलस पढ़ा रहा था तो आपको मैंने एक बात बताया था, जब गैसों के बल्क मॉडुलस की बात किया था तो मैंने बोला था के याद करना, के आप आइसोथर्मल, आप एनी गैस, किसी गैस का जो बल्क मॉडुलस होगा समतापायनिक क्रम में, हम कह सकते हैं आइसोथर्मल, मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तब जो बल्क मॉडुलस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, मैंने बोला था वो प्रेशर के बराबर होता है, याद होगा। बट इन द केस ऑफ द एडियाबैटिक, पीछे लेक्चर देखें आप, एडियाबैटिक मैंने बोला था वो क्या होता है, गामा टाइम्स ऑफ द पी। व्हाट इज द गामा, गामा को कहा था आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, सॉरी गामा को कहा था एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक कांस्टेंट। आई होप आप समझ रहे। या ये होता है Cp/Cv, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट उस गैस की, कांस्टेंट वॉल्यूम पर उस गैस की क्या स्पेसिफिक हीट, मतलब नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा उस गैस की पता कर लो क्या है, और नियत आयतन पर उस गैस की पता कर लो विशिष्ट, उसका जो अनुपात है वही क्या होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स। यू कैन राइट हियर F+2/F, ये भी है। व्हाट इज द एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कोई भी गैस का जो अणु है वो कितने टाइप की मोशन कर सकता है, दिस इज नोन एज द डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल, कितने टाइप की कर सकता है, कितने टाइप की रोटेशनल कर सकता है, तो एफ इज द नोन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो F+2/F, इससे भी आप गामा पता कर सकते हैं। मैंने एक पीछे लेक्चर आप देखें तो वहाँ पे बात किया, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात किया है, ओके। F+2/F। बट इन द केस ऑफ द एयर, अगर एयर के लिए बात करें तो F+2/F, आप जानते हो एयर डायटोमिक है और उसके लिए F का मान होता है डियर 5 डायटोमिक के लिए, तो यू कैन 7/5 1.4। तो एयर का जो गामा है वो वैल्यू कितनी होती है, 1.4। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, ध्यान दें, अगर इस फार्मूले को ध्यान दें तो यू कैन से हियर, आप यहाँ से कह सकते हैं डियर, जल्दी से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत सारी बातें, जितने अभी पहले मैंने जितने क्वेश्चंस के बारे में बात किया था उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा आपको और सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो। तो देखो इसमें और इसको देखें, किसी गैस का जो एडियाबैटिक होगा, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस होगा, वो क्या होता है, गामा पी होता है, तो गामा इंटू, अब पी की जगह क्या लिख सकते हैं, आइसोथर्मल, तो के आइसोथर्मल, प्लीज सी इट,
देखो के एडियाबैटिक, गामा इंटू पी, और पी किसके बराबर, आइसोथर्मल। इसका मतलब आपको एक बात कंफर्म हो गया कि किसी भी गैस का, डियर किसी भी गैस का जो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो बल्क मॉडुलस होगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा, वो आइसोथर्मल मतलब समतापायनिक प्रक्रम में उसका जो बल्क मॉडुलस है उसका कितना होगा, गामा टाइम्स होगा। इसका मतलब अगर हम बात करें आपसे एयर के लिए, जस्ट लाइक बात करें तो एयर का हम आपको बता दें कि एयर का जो होता है के आइसोथर्मल एयर का जो होता है आइसोथर्मल कंडीशन में 1.05 गुणे 10⁵ इतना होगा आपका पास्कल। ठीक, एयर का जो होता है के आइसोथर्मल मतलब आइसोथर्मल कंडीशन में एयर का जो बल्क मॉडुलस है इतना होता है। अगर यही आपको पता करना हो डियर, यही अगर आपको पता करना हो कहाँ, अगर यही पता करना हो एडियाबैटिक कंडीशन, तो मैंने क्या कहा, गामा से गुणा कर दो। और अभी आपने निकाला क्या, गामा कितना निकाला एयर का कितना निकाला 1.4, तो 1.4 अगर यहाँ पे रखते हैं, ये देखो 1.4, और आइसोथर्मल में क्या पता है एयर का, तो इफ यू मल्टीप्लाई यू गेट हियर 1.05 10⁵। तो डियर ये लगभग कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग वैल्यू आ जाएगी 10⁵ पास्कल। आई होप आप समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि एयर का जो बल्क मॉडुलस होता है आइसोथर्मल कंडीशन में कितना होता है, इतना, लेकिन जब एडियाबैटिक में पूछेगा तो क्या करेंगे, गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज द गामा, गामा इज नोन एज द एडियाबैटिक इंडेक्स ऑफ द गैस। ओके, तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा था, एयर का जो बल्क मॉडुलस है आइसोथर्मल कंडीशन में 1.05 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल, जबकि अगर आपको एडियाबैटिक में लिखना है तो गामा से मल्टीप्लाई कर दिया 1.4। आई होप सो। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए किसी गैस का एडियाबैटिक जो बल्क मॉडुलस है वो आइसोथर्मल में जो बल्क मॉडुलस होता है उसका कितना टाइम्स होता है। ओके, आई होप समझ गए ये सारी चीज़ें समझ में। ओके, आगे देखता हूँ यार, आगे जल्दी से देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ जाओ, तो देखो यहाँ पे एक सवाल हो गया कि आइसोथर्मल कंडीशन है, अगर कोई गैस है और आइसोथर्मल कंडीशन में है, कोई गैस है अगर वो आइसोथर्मल कंडीशन में है, तो आपको पता है कि भाई कोई भी गैस है तो पक्की बात आपको एक बात पता है कि जो साउंड की वेलोसिटी कोई रूट के बाई रो, जहाँ के क्या है उस फ्लूइड का क्या है, चाहे वो गैस हो चाहे लिक्विड हो, उसका क्या है बल्क मॉडुलस है, रो क्या है डेंसिटी। लेकिन जब आइसोथर्मल होगा तो आपको अच्छे से पता है कि आइसोथर्मल कंडीशन में के का मान किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। और आप जानते हो अगर गैस की इक्वेशन आपको बताएं हम, तो आपने पढ़ा होगा रो अपान P/RT, ये आपने पढ़ा है, जहाँ स्मॉल आर को कहा जाता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। मेरा कहने का मतलब मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी गैस की अगर डेंसिटी निकालना, कोई भी गैस है डेंसिटी निकालना, और प्रेशर पता होना चाहिए उस गैस का, किस प्रेशर पे बात कर रहे हो, किस टेम्परेचर पे गैस की डेंसिटी निकालना चाहते हो, और उस गैस का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट पता होना चाहिए, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। और ये किससे होता है, R/m। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और m क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो अगर ये वैल्यू पता है तो डेंसिटी आ जाएगी। ये कहाँ से आया था, पीछे लेक्चर जाके देखिए, पीवी ब्राउन एनआरटी से मैंने फार्मूला निकाला था। मतलब किसी गैस की डेंसिटी निकालना P/RT। अब देखो यहाँ से देखें अगर, तो यू कैन राइट P = ρRT। आई होप आप समझ रहे हैं। इफ यू पुट हियर, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन में, तो आप देखो K/ρ, और K की जगह आप क्या रख सकते हो, K की जगह आप क्या रख सकते हैं, P, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन में आप जानते हैं K बराबर क्या होता है, P। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आइसोथर्मल कंडीशन में क्या क्या होता है, P होता है। जब आप पीछे एक लेक्चर मैंने पढ़ाया जहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस के बारे में पढ़ाया है, उसको जाके देखें, तो वहाँ पे ये चीज़ प्रूव किया हूँ, K बराबर क्या प्रूव किया हूँ, P। तो K की जगह आप क्या रख दिया, P। अब डियर एक काम करें कि P की जगह आप क्या रख सकते हैं, ρRT/ρ। रो कैंसिल हो गए, तो डियर क्या आ गया, RT। इसका मतलब आइसोथर्मल कंडीशन में अगर किसी गैस का, आइसोथर्मल कंडीशन में कोई भी गैस है, अगर आपको पता करना है कि उसमें साउंड की वेलोसिटी क्या है, तो C = √RT। लेकिन R क्या है, उस गैस का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है। कैसे निकालोगे, कैसे निकाला जाता है, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान होता है 8.314, और स्मॉल m क्या है, उस गैस का अणुभार है, उस गैस का क्या है। मान लीजिए आपके पास, पीछे लेक्चर देखें, जैसे CO2 का निकालना है, तो ये हो जाएगा 8.314, और ये क्या होता है 44 ग्राम पर मोल, और ये होता है जूल पर मोल इंटू केल्विन। आई होप आप समझ रहे हैं, 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन, और ये होता है 44 ग्राम। भाई अगर हमको CO2 गैस का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट निकालना है तो कैपिटल R की वैल्यू लिखना पड़ेगा।
और ये तो हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है। स्मॉल m लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास लिखना पड़ेगा, तो 8.314/44 ग्राम पर मोल। अब ये जो ग्राम है इसको आपको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, तभी तो ये मामला किस में हो जाएगा, CGS में। तो हमने पीछे पढ़ाया है लेक्चर में, आप देखें 44 हो जाएगा, ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो डी क्या हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा जूल अपान, ये हो जाएगा मोल गैस, ये हो जाएगा किलोग्राम केल्विन, ये हो जाएगा। तो यू कैन फाइंड आउट इस तरीके से कि इसको इसका मतलब है किसी भी गैस का, याद रखना किसी भी गैस का, मैंने बताया था किसी भी गैस का अगर आपको स्मॉल r निकालना है, स्मॉल r, तो क्या करना, 8314 बटे उस गैस का अणुभार सीधा लिख देना। जैसे ऑक्सीजन है तो 8314/32, अमोनिया है 8314/17, वो आ जाएगा। तो अगर मान लो आपको कहा जाए, आपसे कहा जाए कि CO2 गैस आइसोथर्मल कंडीशन में है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है टेम्परेचर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आपसे कह रहा है कि हमारे पास CO2 गैस है, फॉर एग्जांपल हम कह रहा है कि हमारे पास CO2 गैस है, क्या है, CO2 गैस, क्या है, CO2 गैस है, और जो CO2 गैस का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो दे दिया है। कौन सी गैस है, CO2, कह रहा बताइए उसमें, पूछ रहा, कह रहा है उसमें बताइए कि साउंड की वेलोसिटी क्या है, तो आप लिखेंगे R/T, क्योंकि आइसोथर्मल। अब टेम्परेचर की जगह ये रख देंगे, लेकिन किस में रखेंगे, ये वैल्यू किस में जाएगी, केल्विन में जाएगी, क्योंकि हम ऐसा ही यूनिट यूज करें। और R कैसे निकाल लोगे, अमोनिया रहेगा तो अमोनिया के लिए क्या करोगे, R कैसे निकालोगे, 8314 बटे अमोनिया का कितना होता है, 17 होता है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देना अमोनिया के लिए, और जिस टेम्परेचर पे कह रहा हो वो टेम्परेचर रख देना केल्विन में। आपको पता चल जाएगी किसी भी गैस में साउंड की वेलोसिटी क्या होगी। जब आइसोथर्मल कंडीशन होता है तो क्या होता है, रूट गामा टी होता है, सॉरी रूट RT होता है। आई होप आप समझ गए। उसके बाद एडियाबैटिक में आपको मैं बता दूँ, एडियाबैटिक में जल्दी देख लीजिए बाबू, एडियाबैटिक में एक बात बता दें कि C बराबर वो तो हुआ ही होगा भाई, कोई भी फ्लूइड है, चाहे एयर है चाहे गैस है, चाहे आपका क्या हो, लिक्विड हो, कोई भी प्रकार का लिक्विड हो, C = रूट K/रू होता है। अब पता करना है कि एडियाबैटिक में K का मान क्या होता है, तो K का मान एडियाबैटिक में बताया था गामा × P होता है कि नहीं, K = क्या होता है, गामा × P होता है। तो यू आर राइट हियर डियर, गामा × P/ρ। और डियर आपको पता है गामा और P की जगह आप क्या लिख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि P जो होता है, गैस इक्वेशन से देखें, गैस की इक्वेशन से देखें, गैस की इक्वेशन कहती है P/RT, तो P की जगह डियर लिख सकते हो गामा RT। आई होप आप समझ रहे हैं। तो आप क्या करें, P की जगह इसको लिख दें डियर, P की जगह ρRT, ध्यान रखें ये R है और ये क्या है, रो कैंसिल हो गया, व्हाट यू सी हियर, गामा RT हो गया ना, समझ में आ गई बात। तो देखा आपने, इसका मतलब अगर हमने अभी तक क्या बताया आपसे कि अगर कोई फ्लूइड है, अगर वो लिक्विड है तो C आएगा K/ρ से, अगर गैस है तो C आएगा किस, इसी से आएगा K/ρ से। लेकिन देखना है कि आइसोथर्मल में है कि एडियाबैटिक में है। अगर आइसोथर्मल में है तो C बराबर आप लिखेंगे RT, और अगर एडियाबैटिक है तो C बराबर क्या लिख देंगे, गामा RT। आई होप आप समझ गए होंगे। तो किसी भी फ्लूइड में अगर वो लिक्विड है तो साउंड की वेलोसिटी इससे निकाला जाएगा, अगर वो गैस है तो या तो आइसोथर्मल कंडीशन में दिया होगा या तो एडियाबैटिक में। तो आइसोथर्मल के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, एडियाबैटिक में R कैसे निकाला जाएगा, गामा कैसे निकाला जाएगा, गामा होता है CP/CV, या तो CP दिया होगा या तो CV दिया होगा, इन दोनों का अनुपात, या तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया होगा, उससे आप क्या R निकाल लेंगे, यू कैन फाइंड आउट। तो ये मैंने आपसे बताया। और अगर सॉलिड है तो यहाँ तो वैसे सॉलिड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सॉलिड में अगर साउंड की वेलोसिटी निकालना हो तो C बराबर क्या लिखेंगे, रूट E/ρ। E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई होप आप डेंसिटी। ओके, ये इतनी बातें आप ध्यान रखें। तो अभी तक इतनी बातें कर लिया, धीरे धीरे वो जो भी विद्यार्थी ने मेरे को व्हाट्सअप किया था उसके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। दूसरी बात, एक बात और बता दें, जो वाटर है आपको पता चला कि वाटर के बल्क मॉडुलस, एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, मैंने क्लास में बताया हूँ कि जो वाटर का बल्क मॉडुलस है वो मैक्सिमम होता है, डियर याद रखना, मैक्सिमम 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और इसकी वैल्यू होती है 2310 मेगापास्कल। हम सब सारी वैल्यू बता देते हैं आपको। 0 डिग्री पे होता है आपका 2040 मेगापास्कल, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 2060 मेगापास्कल, 20 डिग्री पे होता है आपका 2200 मेगापास्कल, 55 पे आप याद रखें 2310 मेगापास्कल,
उसके 55 के बाद 60 आ जाइए। 60 पे आप लिखेंगे 2280 मेगा पास्कल। फिर उसके बाद आप आ जाइए 100 पे। 100 पे होता है 2070 मेगा पास्कल। तो देखिए 0 डिग्री पर जो पानी का बल्क मॉडुलस है, याद रखना 2040 मेगा पास्कल। 4 डिग्री ताप पे कितना होता है 2060 मेगा पास्कल। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वाटर है उसके बल्क मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कहेंगे वाटर का बल्क मॉडुलस क्या होता है, बढ़ता है। कब तक बढ़ता है 55 डिग्री। उसके बाद क्या होने लगता है, घटने लगता है। 4 डिग्री ताप पे डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है 4 डिग्री ताप पे। तो कहने का मतलब एक चीज़ें आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो 4 डिग्री पे जैसे डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो कभी मत कंफ्यूज होना 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 डिग्री पे बल्क मॉडुलस भी मैक्सिमम होगा, ये कभी कंफ्यूज नहीं होना है। बल्क मॉडुलस मैक्सिमम किस पे होगा, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 से लेकर 55 डिग्री तक बल्क मॉडुलस बढ़ता है, उसके बाद क्या होने लगता है, घटने लगता है। डेंसिटी जो होती है 0 से 4 तक बढ़ती है और 4 के बाद क्या होने लगती है, घटने लगती है। 4 डिग्री ताप पे जो डेंसिटी होती है डियर, वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर की। याद रखना मैक्सिमम डेंसिटी होती है पानी की। उसके बाद क्या होने लगता है, घटने लगता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी यहाँ पे बता दिया, और इसके साथ साथ वो भी आपको बता दे रहा हूँ। हमने कुछ और भी बात किया था कि भाई अगर कोई पूछता है मरकरी का तो 26.2 गीगा पास्कल याद रखना। अगर एल्कोहल का कोई पूछता है एल्कोहल का, तो एल्कोहल का याद रखना 1.06 गीगा पास्कल। क्यों इनको याद रखना जरूरी है, इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि मरकरी और एल्कोहल आप अभी जब आगे मैनोमीटर्स पढ़ेंगे तो मैनोमीटर में मरकरी और एल्कोहल को एज ए मैनोमेट्रिक लिक्विड के रूप में यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि इसके हमको बल्क मॉडुलस जानना चाहिए, क्योंकि मरकरी यूज़ होना है आपका जो मैनोमीटर्स होते हैं उसमें क्या है, मैनोमेट्रिक लिक्विड के रूप में मरकरी यूज़ होता है, एल्कोहल भी यूज। तो कम से कम उसके बल्क मॉडुलस, उसकी श्यानता, उसकी विस्कासिटी, उसका वेपर प्रेशर, ये सब चीज़ें क्या है, उसकी डेंसिटी जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपसे नहीं पूछ लेगा कि केरोसिन की कितना होती है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ केरोसिन की होती है 1.43 होती है गीगा पास्कल, लेकिन वो पूछेगा कोई नहीं आपसे कि जो मरकरी है उसका बल्क मॉडुलस कितना होता है, 1.43 गीगा पास्कल होता है, लेकिन कोई पूछेगा नहीं आपसे। लेकिन आपको इनका ध्यान रखना है कि जो मरकरी है उसका इतना होता है। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए, ये बल्क मॉडुलस के बारे में बता दिया आपको अच्छे से। ओके, अब बल्क मॉडुलस का एक और बता देता हूँ, डिफिनीशन जल्दी से लिख देता हूँ। K = डेल रो बाई रो। ये हो गया डेल P माइनस डेल V बाई V, डेल P डेल V। मतलब कोई भी अगर फ्लूइड है तो उसका बल्क मॉडुलस क्या है। अगर कोई फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कुछ है या कुछ उसकी डेंसिटी है, जैसे मैंने आपको लाके कोई लिक्विड दे दिया या कोई गैस दे दिया, तो कुछ ना कुछ उसका प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, उस प्रेशर पे उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उस प्रेशर पे उसका कुछ डेंसिटी होगा, उस प्रेशर पे उसका कुछ विशिष्ट आयतन होगा। अगर प्रेशर को हम बढ़ा दें, थोड़ा सा डेल P बढ़ा दें, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी में कितना भिन्नात्मक परिवर्तन हुआ और प्रेशर में कितना परिवर्तन, तो जो अनुपात है उस लिक्विड का क्या कहा जाता है, बल्क मॉडुलस कहा जाता है। इसी तरीके से देखिए, चेंज इन प्रेशर तथा आयतन में क्या भिन्नात्मक परिवर्तन हो रहा है, इसको हम आयतन विकृति भी कह सकते हैं। इसका जो अनुपात है इन दोनों भौतिक राशियों का, ये क्या कहा जाएगा, आपका बल्क मॉडुलस कहा जाएगा उसमें। तो बल्क मॉडुलस का ये फार्मूला कभी एग्जाम में आ जाता है, कभी ये। और आपको पता है कि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बल्क मॉडुलस का क्या है, उल्टा है। ये पीछे के लेक्चर में मैंने आपको बताया, डिटेल में देख लीजिएगा। ओके, इसको क्या बोलते थे, डेंसिटी। ये डेंसिटी है डियर, ये क्या डियर, यहाँ पे इस फार्मूले में वॉल्यूम है डियर। और ये क्या था आपका, ये जो है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विशिष्ट आयतन, जो होता है 1/ρ होता है, ये ध्यान रखना है। और डेल P क्या है, चेंज इन प्रेशर है। चेंज इन प्रेशर क्या है, चेंज इन प्रेशर। ये सारी चीज़ें मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं यहाँ पे डाउट्स को लेके आया हूँ, जो डाउट्स आपके अंदर है। आइए, तो इतनी चीज़ें आपने देख लिया। अब एक क्वेश्चन बच्चे ने मेरे को भेजा कि सर एक बात बताइए, अब यहीं से वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पूछा कि ये बताइए कि जो बल्क मॉडुलस है वाटर का, वो एयर का जो बल्क मॉडुलस है उसका कितना टाइम्स है, ये मेरे को देखना है। तो देखो बिल्कुल आसान है, अब देख लीजिए यहाँ पे कि वाटर अपान के एयर, बिल्कुल आसान है। अब के वाटर का आपको पता है 2 × 10⁻⁹ 2 गीगा पास्कल, और एयर का अभी आपने निकाला था 1.05 × 10⁵ ये के वाटर कितना था,
वाटर का कितना है 2 × 10⁻⁹ 2 गीगापास्कल लमसम यही। और एयर का कितना है 1.05 आइसोथर्मल कंडीशन 1.05 मल्टीप्लाई 10⁵। तो डियर ये इतना पास्कल हो गया और ये कितना हो गया इतना पास्कल। आप समझ रहे हैं डियर। एक बात बताइए, ये काटेंगे तो लमसम 2 ही आएगा और इसको कट करेंगे 10⁴ आएगा, तो ये हो गया 20,000 टाइम्स। इसका मतलब जो वाटर का जो बल्क मॉडुलस है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, वो एयर का कितना गुना है 20,000 गुना है। इसका मतलब ये 20,000 इसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा है 20,000 गुना। इसका मतलब है इसको कंप्रेस करना क्या है मुश्किल है, एयर को कंप्रेस करना क्या है आसान है। क्यों? क्योंकि बीटा इक्वल टू क्या होता है 1/q। तो जिसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी कम। इसका मतलब इसका बल्क मॉडुलस एयर से क्या है 20,000 गुना ज़्यादा है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी 20,000 गुना कम हो जाएगी। इसका मतलब ज़्यादा कौन कंप्रेसिबल होगा, जिसका बल्क मॉडुलस कम होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा दबेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि एयर इज 20,000 मोर कंप्रेसिबल देन क्या लिख देंगे वाटर की अपेक्षा आप ये कह सकते हैं वाटर की अपेक्षा एयर जो हवा है वो 20,000 गुना क्या है मोर कंप्रेसिबल है। आई होप आप समझ गए, ये भी हो गया। धीरे धीरे देखते रहिए। ओके, अब एक क्वेश्चन जो अगला बच्चे ने मेरे से पूछा, ये भी मैं बता चुका हूँ पीछे, बट यहाँ पे बताता हूँ। ध्यान रखना कि अगर कहीं लिक्विड है, ध्यान देना, अगर कहीं लिक्विड है, मेरी बात को ध्यान देना, अगर कहीं लिक्विड है, अगर डेंसिटी में जो परिवर्तन हो रहा है, अगर डेंसिटी में परिवर्तन 5% से कम होता है, कितने से 5% से कम होता है। मान लीजिए हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और डेंसिटी में परिवर्तन 5% से कम होता है, तो तब याद रखना, तब ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर हम कोई फ्लूइड है उस पर हम प्रेशर अप्लाई करें, जैसे पहले कुछ प्रेशर रहा होगा, अब मैंने उस पर प्रेशर कुछ बढ़ा दिया, भाई मान लीजिए प्रेशर P है तो डेंसिटी रो है, और प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया, प्रेशर को कर दिया थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो अणु पास आएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो कहेंगे भाई क्यों, डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, और अगर प्रेशर बढ़ाओगे मास तो वही रहेगा, द्रव्यमान तो संरक्षित रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब ये लिख सकते हैं डेल रो, थोड़ा डेंसिटी बढ़। मान लो प्रेशर पहले P था तो डेंसिटी फ्लूइड की क्या थी रो थी, और प्रेशर को अगर बढ़ा दिया तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो कह रहा है कि डेंसिटी में कितना परिवर्तन हुआ, तो कह रहा है कि डेंसिटी में, तो देखो पहले डेंसिटी रो थी, अब डेंसिटी इतना होगी, तो बढ़ी कितनी, बाद वाले में से पहले वाला घटा दो, इसमें से इसको घटाएंगे गुणा 100 कर दें, तो क्या आ जाएगी प्रेशर अप्लाई करने से डेंसिटी में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, और ये परिवर्तन अगर 5% से कम है, 100 से गुणा कर देते हैं, तो डेंसिटी में यहाँ पे क्या किया डेल रो बाई रो मल्टीप्लाई 100। अगर डेंसिटी में होने वाला परिवर्तन 5% से कम है तो ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं असंपीड्य फ्लूइड, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे कोई लिक्विड हो। तो अगर डेंसिटी में होने वाला परिवर्तन 5% से कम है तो ऐसे फ्लूइड को हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। ये समझ में आ गया कंसेप्ट कि प्रेशर अप्लाई करते हैं और डेंसिटी में होने वाला जो भिन्नात्मक परिवर्तन है 5% से कम है, तो ऐसे फ्लूइड को हम असंपीड्य फ्लूइड बोलेंगे। वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ओके, आइए अब इसी के कंसेप्ट में मैं कुछ आपको बात करना चाहता हूँ, ध्यान देना मेरी। अब क्वेश्चन ये था कि वाटर को क्यों इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मानते हैं, क्यों इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मानते हैं, क्यों मानते हैं, इसके पीछे क्वेश्चन क्यों, भाई वाटर इज कंसिडर्ड इनकम्प्रेसिबल, पानी को क्यों असंपीड्य तरल माना जाता है। तो चलिए आपको मैं बता दूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डियर 1 atm का अगर प्रेशर है तो जो वाटर की डेंसिटी होती है इतना होती है 20 डिग्री। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो पानी की डेंसिटी क्या होगी घटेगी। तो 20 डिग्री पे होती है, आपको पता है इतना 998.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 998.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्लास नोट्स में लिखा है। तो 1 atm दाब पे इतना होती है। अगर यही डियर हम बढ़ा के 100 atm कर दें, कितना कर दें 100, तो ये पाया गया। अब बताओ अगर पानी को दबाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी तो बताया था कि प्रेशर अप्लाई करने से डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होती है पास आ जाते हैं, घनापन बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है क्यों, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम।
अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब 1 एटीएम का प्रेशर था तो डेंसिटी इतनी थी, अगर हम प्रेशर को 100 एटीएम कर दे रहे हैं तो डेंसिटी हो जाती डियर इतना हो जाती है, कितना हो जाती डियर 1003 किलोग्राम पर मीटर, लगभग इतना हो जाती है। आइए चेक करते हैं अब डेंसिटी में होने वाला परिवर्तन, डेंसिटी में होने वाला परिवर्तन। तो देखो यहाँ पे एक इनिशियल, ओके, पहले डेंसिटी इतनी थी, डेंसिटी में परिवर्तन बाद वाले में पहले, तो आया 5/998 मल्टीप्लाई 100। डियर अगर ये सॉल्व करते हैं आप तो ये पाएंगे आपको ये वैल्यू, देखो अपने आप, अगर इसको 1000 मान लो तो अपने आप क्या आ रहा है, देखो आप खुद समझिए मेरी बात को डियर, अगर इसको पूरा 1000 मान लें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.05 आ जाएगी ना। तो कहने का मतलब लमसम इसको मान सकते हैं क्या, 0.05 लमसम, यू कैन राइट हियर। देखो डियर इसको लिख सकते हैं 5/998 मल्टीप्लाई 100, तो लमसम 0.05 इतना आ जाएगा। तो बताइए आपने प्रेशर को बढ़ाया कि नहीं, आपने प्रेशर को बढ़ाया तो क्या देखा कि जो डेंसिटी में परिवर्तन हो 0.05% हो रही, और जो कि क्या है 5% से क्या है लेस देन क्या है 5%, तो क्या हो गया इनकम्प्रेसिबल हो गया। तो ये माना गया कि अगर ये माना गया कि वाटर क्या है इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि वाटर में जो परिवर्तन हो रहा है डेंसिटी का वो 5% से काफ़ी कम है, जिसके कारण इसको हमने क्या बोला इनकम्प्रेसिबल बोला। आइए बात करते हैं एयर की, एयर में देख लेते हैं। ओके एक चीज़ और देखते हैं, और किसी फ्लूइड के बारे में बात करता हूँ, जस्ट लाइक मेरी बात को समझना। जैसे मान लीजिए कहीं फ्लूइड, यहाँ पे कोई फ्लूइड है फॉर एग्जांपल, बहुत ध्यान देना है क्या कंसेप्ट बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ओके ठीक है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, P है, P1 है। यहाँ का प्रेशर क्या है, मान लो P2 है, क्या है P2 है। ये गहराई कितनी बाबू, H है, H है मान लीजिए। ये कोई टंकी है, इसमें कोई फ्लूइड बह रहा है, ये हो सकता है लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए लिक्विड ही है, मैंने क्या ले लिया लिक्विड है, क्या है भाई लिक्विड है। अभी देखना है क्या लिक्विड जो है, ये जो लिक्विड है कब ये कंप्रेसिबल कहा जाएगा, जब ये फ्लो करेगा, जब इधर फ्लो करेगा तो क्या हरकत होगी, क्या हालत होगी जब उसको हम कंप्रेसिबल बोल देंगे, और कब उसको बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल। मतलब कब डेंसिटी हर जगह समान मान लेंगे, कब मान लेंगे डेंसिटी क्या है अलग अलग मान लेंगे। आइए देखते हैं, प्लीज़ समझने का कोशिश करिएगा। तो एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। भाई यहाँ पे जब टंकी के अंदर, याद रखना पानी तो बहता नहीं इसके अंदर, बहुत कम वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम मान लेते 0। चलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी v1, इसको मान लिया जाए डाटम लाइन। क्या मान लिया जाए, डाटम लाइन। इतना तो आपको पता ही होगा। याद रखना जिन दो बिंदुओं पर आपको बर्नौली इक्वेशन लगाना हो, उन दो बिंदुओं में जो सबसे नीचे है उससे जाती हुई डाटम लाइन मान लो। तो हमको बर्नौली इक्वेशन यहाँ और यहाँ लगाना है। कहने का मतलब क्योंकि द्रव यहाँ से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ से चला है यहाँ पे, हमको इन दोनों पॉइंट पे एनर्जी के बारे में जानकारी लेना है। मतलब 1 न्यूटन द्रव के पास यहाँ, और जब यहाँ से द्रव यहाँ आ रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी है और किस तरीके से एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं उसको पता करना है। चलिए अगर यही मेरी डाटम लाइन है तो यही Z1 हो जाएगा और ये Z2 हो जाएगा। तो Z1 यहाँ 0 हो जाएगा, Z2 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। आइए बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। P1/ρg प्लस V1² प्लस Z1 बराबर हो जाएगा P2/ρg प्लस V2² प्लस Z2। माइनर लॉसेस को हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, उसके लिए परेशान ना होइए। तो हम कह रहे हैं कि जब, क्योंकि हमें डेंसिटी से मतलब है कि डेंसिटी में परिवर्तन से मतलब है, उसको देखना है। तो डियर एक बात बताइए, जो यहाँ का प्रेशर है P1/ρg है, यहाँ पे जाएगा प्रेशर क्या हो गया P2 हो गया। यहाँ पे प्रेशर क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है लिक्विड है, तो लिक्विड का जो सेल्फ वेट है उसके कारण यहाँ पे क्या आएगा प्रेशर आएगा, वो कितना हो जाएगा ρgh हो जाएगा। ओके आई होप समझ रहे। तो देखो यहाँ पे प्रेशर है P1/ρg, यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P2, यहाँ का प्रेशर क्या है P1, यहाँ का प्रेशर क्या है P2। तो अगर 1 न्यूटन द्रव के पास बात करें कि यहाँ पर 1 न्यूटन द्रव, सॉरी यहाँ का जो प्रेशर है P1 है, तो 1 न्यूटन द्रव के पास दाब के कारण कितनी एनर्जी होगी, जिसको आप बोलते हैं क्या दाब शीट्स बोलते हो, प्रेशर हेड बोलते हो। तो 1 न्यूटन द्रव के पास दाब के कारण जो ऊर्जा होती है वो P1/ρg होगी।
इसी को तो दाब शीर्ष बोलते हैं। वेलोसिटी यहाँ v1 है, तो यहाँ पर 1 न्यूटन द्रव के पास जो वेग के कारण एनर्जी होगी, जिसको गतिज ऊर्जा या गतिक शीर्ष बोलते हैं या वेलोसिटी हेड बोलते हैं, वो क्या होती है v1² 2g। 1 न्यूटन द्रव के पास जो जमीन से ऊंचाई के कारण जो mgh लिखते हो स्थितिज ऊर्जा, वो स्थितिक शीर्ष क्या होगा z1। इसी तरीके से यहाँ का प्रेशर मान लो P2 है, तो यहाँ का दाब शीर्ष हो जाएगा P2/ρg। यहाँ की वेलोसिटी v2 है, तो v2² 2g क्या हो जाएगा, काइनेटिक हेड हो जाएगा, वेलोसिटी हेड वेग शीर्ष हो जाएगा, गतिक शीर्ष इसी को कहते हैं, डायनेमिक हेड भी बोलते हैं। Z2 क्या हो जाएगी। अब डियर एक बात बताओ, Z1 और Z2 क्या है, बराबर है, क्योंकि सेम लाइन है। अगर यहाँ भी ले लोगे डाटम लाइन, तो Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं। ओके डियर, दूसरी बात देखें, यहाँ का प्रेशर कुछ है, यहाँ का प्रेशर, तो ये इधर आ जाएगा P1 - P2/ρg, और V1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने कहा था टंकी के अंदर जो टैंक है या कंटेनर के अंदर वेलोसिटी ऑलमोस्टली क्या माना जाता है, 0 माना जाता है, ऑलमोस्ट लगभग 0 माना जाता है, हमेशा याद रखना। तो ये गायब हो जाएगा। जब ऑर्फिस पढ़ेंगे, नॉच और बियर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कंसेप्ट आएगा। ओके, पाइप फ्लो में भी आएगा, तो ध्यान रखना। बट अभी इतना मान के चलिए, आगे कंसेप्ट और बार भी आने वाले हैं, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो V1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2² 2g। थोड़ी देर के लिए हम V2, जो V2 है उसको सीधा सीधा V बोल दे रहे हैं, क्योंकि V2 ही बचा है, V2 गायब हो गया, V1 गायब हो गया, तो V2 बचा है, तो V2 को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, V बोल दे रहा हूँ। तो ये क्या है, चेंज इन प्रेशर, क्या है, चेंज इन प्रेशर, ये हो जाएगा v² 2g। इतनी बात होगी। अब ध्यान देना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, आप खुद इसको पाउच करके बार बार, क्योंकि रिवीजन क्लास है एक प्रकार से। यहाँ पे हम कंसेप्ट लेके आते हैं, जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं, क्वेश्चंस लेके आते हैं उसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे थ्योरी की क्लास नहीं हो रही, डाउट्स क्लास हो रही है। तो ΔP/ρg ये हो जाएगा v², बट ये सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक काम करते हैं कि Δρ/ρ से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, Δρ/ρ से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो ΔP, देखना, ध्यान देना मेरी बात को, देखो भाग दे रहा हूं, 2g है, Δρ/ρ है। अब एक बात, मैंने क्या किया, सारी चीजें वही हैं, इससे क्या किया, दोनों तरफ भाग दे दिया। क्योंकि आप जानते हो, कोई अगर इस तरीके से x = y है, तो दोनों तरफ किसी निश्चित चीज से आप भाग दे देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम ऑपरेशन अगर दोनों तरफ करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होते, एज यू नो। तो हमने क्या किया, Δρ/ρ से क्या किया, भाग दे दिया। ओके, आई होप समझ गए होंगे। तो देखना बाबू, आइए देखते हैं। तो देखो जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बिल्कुल। यहां से आप एक काम कर सकते हैं, जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डियर यू कैन राइट हियर। अब डियर एक बात बताओ मेरे को, 1/ρ ΔP/Δρ/, v²/2 Δρ/। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जी से कैंसिल आउट कर दिया, और Δρ/ρ है, यहाँ Δρ/ρ है। आई होप इतना समझ गए होंगे। तो 1/ρ ΔP आपने लिख लिया, चेंज इन प्रेशर, और ए वैल्यू लिख लिया। यहाँ पे v²/2 और ए लिख लिया। अब ध्यान देना, इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया था मैं। क्या बताया था आपको, ये बताया था डियर, के बराबर ΔP/Δρ/ρ। नहीं पढ़ाया, ये पढ़ाया था कि नहीं, ये भी पढ़ाया है आपको, याद होगा। ΔP, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी फ्लूइड का जो बल्क मॉडुलस होता है वो डिफाइन है ΔP/Δρ/ρ। ये प्रूफ भी किया हूँ, ध्यान दें, पीछे जाके लेक्चर देखें, वहाँ पे इसका पूरा प्रूफ दिया हूँ पीछे वाले लेक्चर में। ΔP - ΔV/V। ΔP ये क्या है, V क्या है, आयतन है, ये क्या है, विशिष्ट आयतन, ये क्या है, डेंसिटी। यहाँ पे प्लस आता है, बाकी में माइनस, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ाने पे आयतन घटता है, प्रेशर बढ़ाने पे विशिष्ट आयतन क्या होता है, घटता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। पीछे डिटेल में बात किया, यहाँ पे देखिए, आई होप समझ गए। फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, व्हाट्सअप करें मेरे को, जरूर जानेंगे। जो कोचिंग का नंबर है 9454951003, इस पर तुरंत अपने बेधड़क अपने सवाल भेजें। तो आइए देखते हैं, बाद में हम एक बड़ा सा अनाउंसमेंट करेंगे, अभी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, k/ρ, v²/2 Δρ/ρ। हो गया ना। अब देखना, ध्यान देना, यहां से बहुत बड़ी बात आ रही है, k/ρ। डियर यू कैन राइट v2 Δρ/। इतनी बातें होगी। मेरा कहा गया रुमाल, ये रुमाल बहुत साफ है, देख रहे हो, इससे हम अपना मुंह नहीं पोंछते भाई साहब, इससे बोर्ड पोंछते हैं। आइए देखते हैं,
आइए चलते हैं, आप पॉज करके देखिएगा। डियर एक काम एक कर सकते हैं, यहाँ पे इधर आ जाएगा तो यू कैन राइट डेल रो बाई रो वी बाई, देखो वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं के बाई रो लिख सकते हैं ना। देखो ये पूरा टर्म डियर कहाँ आ गया, इधर आ गया, इधर चला गया। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था डियर के बाई रो, कहा था किसी फ्लूइड में जो साउंड की वेलोसिटी होती है रूट के बाई रो होता है, तो अगर स्क्वायर कर दें तो के बाई रो, तो जहाँ के बाई रो है डियर वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं वी, ये हो जाएगा कि नहीं। अब डियर एक बात बताओ, 2 डेल रो बाई रो वी बाई सी, डियर एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से वी बाई सी इक्वल टू यू कैन राइट डियर 2 डेल रो बाई, हो गया ना। अब देखना डियर मेरी बात को समझने का प्रयास करो, डियर मेरी बात को समझने का प्रयास करो। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग मैक नंबर, मैक नंबर, दिस इज मैक नंबर। और मैक नंबर ध्यान देना 2 डेल रो बाई रो। अब एक बात बताओ, अगर कहीं फ्लो हो रहा है, कहीं फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर P1 था, वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया P2 हो गया, यहाँ का प्रेशर मान लो P1 था, वहाँ का प्रेशर क्या हो गया P2, तो प्रेशर में परिवर्तन हुआ होगा, और प्रेशर में परिवर्तन होने से डेंसिटी मान लो परिवर्तित हो गई। यहाँ की डेंसिटी क्या थी, रो थी, वहाँ की डेंसिटी मान लो यहाँ का प्रेशर P था डियर, यहाँ प्रेशर हो गया P प्लस डेल P, मान लो बढ़ गया, कहीं पाइप में फ्लो हो सकता है या कहीं भी फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ का प्रेशर P है, वहाँ का प्रेशर P प्लस डेल P, यहाँ की डेंसिटी रो है, वहाँ प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। ओके, अब डियर ये बात है कि डेंसिटी में देखिए कितना भिन्नात्मक परिवर्तन हुआ, ये पता कर लीजिए, उसमें 2 से गुणा करके रूट ले लीजिए, ले लेंगे ना, तो जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आप पता करें कितना आएगी। तो पानी के लिए आइए लेके देखते हैं। पानी में आपने क्या देखा है, पानी में देखा था आपने, और मैंने कहा था कि मैंने बोला था आपसे कि जब पानी के केस में आप देख रहे थे, जब 1 atm प्रेशर था तो 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या थी डेंसिटी थी, और जब यही आपने देखा कि जब यही प्रेशर 100 atm हो गया तो डेंसिटी बढ़ के 1003 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई। तो जब मैंने इसका भिन्नात्मक परिवर्तन निकाला था डेल रो बाई रो, तो देखा था 0.05 प्रतिशत आया था कि नहीं, यही तो आया था। तो सच लाइक मैं ये कह सकता हूं, और कहा था कि 5% से कम है, क्या बोला था 5% से कम है, क्या बोला था 5% से कम है। और जब 5% से कम होता है, जब ये वैल्यू 5% से कम होती है तो हम बोलते हैं क्या है, इनकम्प्रेसिबल। और वाटर के केस में आपने देखा था ये वैल्यू कितनी आई थी, 0.05% आई थी, जिसके कारण मैंने बोला था कि वाटर क्या है, इनकम्प्रेसिबल। आई होप समझ रहे। तो यहां देखिए, इसका मतलब कोई भी फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल माना जाएगा जब डेंसिटी में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन, आइए देखते हैं, डेल रो बाई रो, डियर 100 है, ये क्या है 5/100 है, ये है ना। तो कहने का मतलब जो भिन्नात्मक परिवर्तन की अगर बात करें, प्रतिशत में कितना है 5%, तो भिन्नात्मक देखें 5/100 लिख सकते हैं ना भाई। प्रतिशत में कितना है 5%। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर डेंसिटी में परिवर्तन 5% से कम है तो इनकम्प्रेसिबल बोला जाएगा फ्लूइड, बात पक्की है ना। तो 5%, तो भिन्नात्मक देखें, भिन्न में तो कितना आ जाएगा, देखो तो ये लिख सकते हैं भिन्नात्मक परिवर्तन, मतलब ये हो जाएगा डेल रो बाई रो इक्वल टू 0.05, एम राइट। तो इफ यू पुट हियर डियर, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल जब होगा, जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा तो उस समय उसकी जो डेंसिटी में परिवर्तन है वो 5% से कम होना चाहिए। तो हम ऑप्टिमम तक देख लेते हैं, मैक्सिमम कितना हो सकता है 5% तक बोलेंगे, अगर 6 हो जाएगा तो बोलेंगे ही नहीं। तो 5% पर हम देख लें कि आखिर में V बाई सी का मान क्या है, मतलब V बाई सी दैट मीन द मैक नंबर का मान क्या है, ये मैं देख लूँ। तो आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.05। इफ यू पुट हियर, इफ यू टेक द रूट, यू गेट आंसर 316 0.32। इसका मतलब है कि मैक नंबर, देखो क्या किया मैंने, ऑप्टिमम देख लिया कि 5% तक अगर डेंसिटी में परिवर्तन होता है तब मैक नंबर का मान क्या है, तो मैक नंबर का मान
अगर इससे ज़्यादा होगा, 5 से ज़्यादा होगा तो मैक नंबर ज़्यादा होगा। तो 5% से डेंसिटी में अगर परिवर्तन ज़्यादा होता है तो कंप्रेसिबल हो जाता है। तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो मैक नंबर भी तो बढ़ेगा। तो 5% तक अलाउ है, तो 5% तक देख रहे हैं मैक नंबर का मान कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल माना जाएगा जब मैक नंबर का मान 0.32 से क्या हो, कम। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान देना, बताया था कि अगर कहीं फ्लो हो रहा है डियर, अगर मैक नंबर का मान, याद करो कहा था मैक नंबर का मान 0.32 से कम है, तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। या आप ये कह सकते हैं कि डेंसिटी में जो परिवर्तन होना चाहिए वो आपका 5% से कम होना चाहिए। चाहे ये बात बोले चाहे ये बात एक ही है। आई होप समझ गए। कैसे आया प्रूफ, समझ में आ गई बात? ओके, बिल्कुल आसान। तो ये मैंने आपको बता दिया। और अगर मैक नंबर का मान 0.3 से ज़्यादा है तो दैट इज नोन एज द कंप्रेसिबल। क्या हो जाएगा? कंप्रेसिबल फ्लो हो जाएगा। और अगर, ध्यान देना, एज यू नो, अब देखो, अगर कंप्रेसिबल है तो इसमें कई बार बातें बताया था कि वी, बताया था आपसे, तो पीछे लेक्चर में वैसे बताया हूँ, बस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 0.3, 0.9, 1.1, 1.7 आगे, तो ये 0.3 से कम है, 0.3 से कम है तो इनकम्प्रेसिबल। 0.3 से 0.9 के बीच में, तो मैंने बोला था क्या, सब सोनिक। 0.9 से 1.1 है तो क्या बोला था, सोनिक। और 1.1 से 7 के पास है, या कुछ जगह 5 लिखा हुआ है, तो 1.1 से 7 के बीच में, कहने का मतलब है अगर ये कम है तो इनकम्प्रेसिबल। क्या हो जाएगा? इनकम्प्रेसिबल। क्या हो जाएगा? इनकम्प्रेसिबल। और इधर है तो क्या हो जाएगा? कंप्रेसिबल। डियर, इन सब एक कंप्रेसिबल फ्लो है। और कंप्रेसिबल फ्लो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट देना पड़ेगा। कंप्रेसिबल, ओके। इसमें क्या होता है कि अगर मैक नंबर का मान, और इसी में हम जेट, सुपरसोनिक जेट, ये सब जो चलती है, हवाई जहाज़ चलती हैं, इन सब के बारे में वहाँ पे अध्ययन करते हैं। बड़ा अच्छा है। तो चलिए, अब 0.3 से 0.9 के बीच में है तो इसको बोलते हैं हम लोग सबसोनिक। क्या बोलते हैं? सबसोनिक। क्या बोलते हैं? सबसोनिक। इसके बीच में है तो सोनिक, या इसी को बोलते हैं ट्रांससोनिक। क्या बोलते हैं? ट्रांससोनिक। डियर, इसके बीच में है तो इसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक। और इससे ज़्यादा है, 7 कहीं 5 लिखा हुआ, परेशान ना होना, ये सुपर, इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। सेटेलाइट वोटलाइट का मोशन यहीं पे अध्ययन करते हैं हाइपरसोनिक में। सुपरसोनिक जेट आप देखते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका, तो ये कंप्रेसिबल फ्लो कितने प्रकार के होते हैं? सबसोनिक, सोनिक या ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। डियर, ओके। अब आई होप आप समझ गए। तो ये आपका कंप्रेसिबल फ्लो का भी क्लासिफिकेशन बता दिया। ओके, जस्ट लाइक। तो अब ये कह सकते हैं कि मैक नंबर जो है V बाई क्या होता है C, अगर इसकी वैल्यू 0.3 से कम है तो क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल। और V बाई C का मान अगर 0.3 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? वो कंप्रेसिबल हो जाएगा। ओके डियर, इतनी बात है। अब इसके आगे हम एक बात करते हैं। आगे जस्ट लाइक एक क्वेश्चन आगे राइज होता है कि एक बच्चे ने मेरे से सवाल किया है, तो ये तो था उस बच्चे का डाउट, मैंने बहुत डिटेल में बात किया, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में उसके माइंड में कन्फ्यूजन रहा होगा, बल्क मॉडल्स को लेकर रहा होगा, तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। आई होप कि ये बार रिमाइंड हो गया होगा, ठीक है ना? ओके। दूसरा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा कि, एक बच्चे का क्वेश्चन था व्हाट्सएप के, उसने पूछा कि सर एक बात बताइए, अगर मान लो मेरे पास दो लिक्विड है और इसकी डेंसिटी, इसकी, दो लिक्विड है ए और बी, दो लिक्विड है, मान लो ए की डेंसिटी बी से ज़्यादा हो, तो क्या ए का सरफेस टेंशन भी बी से ज़्यादा होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है कब, लेकिन जनरली ये देखा गया, प्रायः देखा गया कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है, उसका सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होता है ज़्यादातर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, कुछ ऐसे फ्लूइड हैं जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बात उल्टा हो जाएगी। तो आइए देखते, कोई एक एग्जाम्पल देके और आपकी बात का हम खंडन कर देते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारे पास एक लिक्विड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो डेंसिटी है, आपको लिखाया था क्लास नोट्स में, इतना होता है 1.59 किलोग्राम पर मीटर, जबकि इसका सरफेस टेंशन है 0.0265, इतना ये होता है न्यूटन पर मीटर होता है। जबकि एक हमारे पास एथाइल अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल इसकी होती है डेंसिटी, हर किसी को पता है 789 किलोग्राम पर मीटर। अल्कोहल 789
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसका सरफेस टेंशन होता है 0.0216 न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो डेंसिटी 1.59 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और जो इसका सरफेस टेंशन है 0.0265 न्यूटन पर मीटर, जबकि एथाइल अल्कोहल जो है इसकी जो डेंसिटी है वो 789 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और जो सरफेस टेंशन है 0.0216। व्हाट यू सी हियर, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ध्यान दो, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ एथाइल अल्कोहल। कहने का मतलब एथाइल अल्कोहल की डेंसिटी क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से ज्यादा है। बट यू सी हियर कि सरफेस टेंशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ एथाइल अल्कोहल। तो आई होप समझ गए ना। देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या है, इससे ज्यादा। ओके, ये भी हो गया। तो उस बच्चे का एक डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा, इससे मैंने बता दिया। अब आगे एक चीज और बताता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन एक और उठ के आया, माइंड में आ जाता है क्वेश्चन, इसको मैं बता दूं। एक विस्कासिटी से एक बच्चे ने क्वेश्चन मेरे को भेजा था कि सर जो वाटर की विस्कासिटी है वो एयर की विस्कासिटी का कितना गुना है, ठीक है ना। तो डियर, विस्कासिटी का मतलब डायनेमिक विस्कासिटी से है, गतिक जो सिद्धांत है उसी से मतलब है जब भी डायनेमिक विस्कासिटी से बात करें। तो आइए देख लेते हैं, जल्दी से, आसान क्वेश्चन है। तो डियर, एक बात आपको पता है कि जो वाटर होता है, वाटर का जो म्यू है वो हम कहते हैं 1 सेंटीपॉइज। डायनेमिक विस्कासिटी ऑफ वाटर इज 1 सेंटीपॉइज, एज यू नो, नियरली 1। तो ये लिख सकते हो 1 सेंटीपॉइज 10⁻³ पास्कल इंटू सेकेंड। एवरीवन नो ये क्या है, सीपी मतलब होता है सेंटीपॉइज। पॉइज क्या है, सीजीएस सिस्टम में क्या, सीजीएस सिस्टम में डायनेमिक विस्कासिटी की यूनिट है। सी क्या है, दिस इज द प्रीफिक्स सेंटी। आई होप समझ रहे हैं। सेंटी की जगह लिख देंगे 1 × 10⁻², पॉइज 10⁻1 पास्कल इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा। जबकि अगर बात करें म्यू ऑफ एयर की बात करें तो 2 × 10⁻5 पास्कल इंटू सेकेंड ये होता है। एयर की जो हमारी विस्कासिटी है वो 2 × 10⁻5 होता है। तो अब देखिए, म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एयर, इफ यू सी एयर, तो लिख दिया जाए वाटर का कितना है 10⁻³ और इसका हो जाएगा 2 × 10⁻5। तो व्हाट यू सी हियर, ऊपर जाएगा तो 10⁻3। ये वैसे आसान था, मैंने सारा डाटा लिख चुका हूँ, पीछे बता चुका हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। देखो पास्कल इंटू सेकेंड और पास्कल इंटू सेकेंड। बट ठीक है, क्वेश्चन था आपके माइंड में, आपने पूछ लिया, अच्छा किया। चलिए अब एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा 100/2। मैं पढ़ाया हूँ, पीछे बताया हूँ, ये आसान क्वेश्चन था, ये पूछने लायक क्वेश्चन नहीं था। फिलहाल आपने व्हाट्सअप किया, मैं आपका जवाब दिया। तो कहने का म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 50 टाइम्स म्यू ऑफ एयर। मतलब जो वाटर की जो डायनेमिक विस्कासिटी है वो एयर की डायनेमिक विस्कासिटी का क्या है, 50 टाइम्स है, 50 गुना। यही कारण है कि वाटर में चलना, टू मूव इन साइड द वाटर इट इज डिफिकल्ट इन कंपेयर टू एयर। एयर में चलना आसान है और एयर में चलने का 50 गुना टफ किसमें है, मतलब दिक्कत होती है। हवा, पानी में चलना हवा की अपेक्षा 50 गुना कठिन है। वाई? क्योंकि डायनेमिक विस्कासिटी ऑफ द वाटर इज 50 टाइम्स ऑफ डायनेमिक विस्कासिटी ऑफ द एयर। आई नो। ओके, आइए इसी केस में हम, आई होप समझ में आ गई होगी बात, कोई बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे। ओके, आगे डियर दूसरी बात कर लेते हैं। जस्ट इसमें काइनेमेटिक विस्कासिटी की बात कर ले। तो देखो, काइनेमेटिक विस्कासिटी ऑफ वाटर, दिस इज नथिंग, यू नो, म्यू बाई रो। अब ये हो गया 10⁻³ और डेंसिटी लिख दो, कितना होगा, म्यू अभी बताया ना, इसी के करीब है कि नहीं। अरे वाह, और इसको कितना बताया 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये देख, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वी आर टेकिंग द रिवीजन, ठीक है ना, ये सब डाउट्स क्लास है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा है। तो काइनेमेटिक विस्कासिटी क्या होती है, म्यू बाई रो। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया हूँ, पीछे जाके देखना। न्यू वाटर म्यू बाई रो, और आई होप कि आपको 9 लेक्चर में बता चुका हूँ, और आपने कम से कम 1 लेक्चर 9 बार तो देखा ही होगा, तो ये सब चीज़ें याद होगी। तो न्यू वाटर म्यू बाई रो, ठीक है ना। तो 10⁻³ ये, तो ये कितना आ गया 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, अब इसी तरीके से अगर बात करें न्यू ऑफ एयर की बात करें, तो जो एयर का आपने अभी देखा, जो बताया था 2 × 10⁻5, ओके, इतना पास्कल इंटू सेकेंड, यही तो बताया था ना। अभी थोड़ी देर पहले एयर का म्यू कितना बताया था,
इतना बताया था। एयर की डेंसिटी 1.2 इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा ना। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी, जस्ट लाइक कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1.6, भाग दे देंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁵। हाँ ठीक, इतना आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखो आ गया। तो आपने ये देखा कि जो वाटर है और ये देखो एयर, ये भाग दे देना, 2 भागे, ये तो वही रहेगा। 2 को 1.2 से भाग दे दोगे तो लगभग 1.6 आएगा, ठीक है ना। 2 को 1.2 से भाग दोगे तो लगभग 12 छंग 72, 12 7 19 उसी के करीब आ जाएगा। तो 2 गुणे ये क्या है, वाटर की एयर की क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, अभी थोड़ी देर पहले बताया। और ये क्या है, 1.2 क्या है, डेंसिटी है एयर की, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एयर की डायनेमिक विस्कोसिटी 2 × 10⁻⁵ होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और जो डेंसिटी होती है एयर की 1.2, ये निकलवाया वो पीछे वाले लेक्चर में। डिवाइड करोगे तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, व्हाट यू सी हियर, देख दोनों वैल्यू देखो दोनों वैल्यू। तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वाटर की 10⁻⁶ है, जबकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर कितना, इतना है। व्हाट यू सी हियर, कौन ज़्यादा है, एयर। तो एयर की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वाटर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी से क्या है, ज़्यादा है कि नहीं। ओके चल भाई आगे। ओके ओके, अब ये समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और आपको बता दें, जस्ट लाइक यहाँ पे जो कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल, हाँ कैस्टर ऑयल के बारे में अगर बात कर लें, कैस्टर ऑयल जैसे जस्ट लाइक कैस्टर ऑयल की बात हो जाए, ये एक चीज़ और बता देता हूँ तब आपको कैस्टर ऑयल, ये मरकरी का ध्यान रखना। अब बात हो रही तो मरकरी जान लो, मरकरी की जो म्यू है वो ज़्यादा होता है म्यू ऑफ वाटर, ये ध्यान रखना। मरकरी का म्यू होता है 1.55 cp होता है, ठीक। और वाटर का कितना होता है 1 cp, याद रखना है कि मरकरी का जो डायनेमिक विस्कोसिटी होता है 1.55 cp होता है, ठीक है ना। कितना होता है 1.55 cp होता है, सेंटीपॉइस। और जो वाटर का इसी के करीब होता है, ठीक है ना, 1.55 cp, जबकि वाटर का कितना होता है 1 सेंटीपॉइस। ये क्या है, सेंटीपॉइस, ये क्या है सेंटीपॉइस। अब उसको बदल नहीं सकते हो, अरे यार 1 सेंटीपॉइस इक्वल टू 1 × 10⁻²। पॉइस को उसमें मतलब पास्कल इंटू सेकंड में 10⁻⁻1, 10 से ही तो भाग देते हैं ना, क्या मजाक कर रहे हो यार। ओके, तो आप यहाँ से हो जाएगा 10⁻³ पास्कल इंटू सेकंड, ये भी हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, जो मरकरी की जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, वो जो मरकरी की डायनेमिक विस्कोसिटी है कि जो 1 सेंटीपॉइस है कि वाटर की जो मरकरी है, जो मरकरी की जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो आप देख रहे हैं वाटर की डायनेमिक विस्कोसिटी से क्या है, ज़्यादा है। ओके, बट ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मरकरी की जो विस्कोसिटी है वो पानी से ज़्यादा है कि कम है, तो कहोगी कि जो मरकरी की विस्कोसिटी है, एक दिन एक क्लास में मैं बता चुका हूँ, फिर आज बता रहा हूँ कि मरकरी की जो विस्कोसिटी है पानी की विस्कोसिटी से क्या ज़्यादा है। कौन सी विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। और जब भी विस्कोसिटी का नाम आएगा तो हमेशा याद रखना वो डायनेमिक विस्कोसिटी, चाहे विस्कोसिटी कहें चाहे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहें, समझ रहे, चाहे डायनेमिक विस्कोसिटी, बात एक ही। तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, और यू कैन से द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मरकरी इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वाटर, ये आप कह सकते हैं। आई होप आप समझ, ये विस्कोसिटी। ओके, दूसरी बात, बट इन द केस ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी में आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर दोगे न्यू बाई रो Hg, और ये हो जाएगा न्यू बाई रो वाटर। अब देखो ये क्या आ गया, न्यू ऑफ Hg, ये क्या आ जाएगा न्यू ऑफ वाटर, समझ रहे हैं ना। तो देखो यार यहाँ पे जो हमारा मरकरी उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 13,600 क्या होता है किलोग्राम। भाई डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो कहने का मतलब है कि जो मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है, तो जिसके कारण जब इसको डिवाइड करते तो वैल्यू क्या हो जाती है, कम। आप रूम पे निकाल लीजिएगा। कहने का मतलब ये जो हमारा वाटर की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो मरकरी की काइनेमेटिक विस्कोसिटी से ज़्यादा, बट जो डायनेमिक विस्कोसिटी है मरकरी को ज़्यादा है। क्यों ऐसा हुआ, आई होप कि आप समझ रहे हैं। आगे दूसरी बात, ये क्वेश्चन, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था और फिर आपको बता देता हूँ, याद रखना। जो हमारा म्यू है
ध्यान देना, जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √2 की इन द केस ऑफ गैस। किसके केस में? गैस में। टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसों की विस्कोसिटी बढ़ती है और किस तरीके से? म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये T की 3/2, ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं μ1/μ2 इक्वल टू T1/T2 की घात 3/2। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट वो लगा लेगा, आप क्वेश्चन वो लगा लेगा। क्वेश्चन दिया हुआ था कि T1 टेम्परेचर पर एयर की या गैस की, किसी भी गैस की विस्कोसिटी दी थी, इतना है, μ1 का मान दिया हुआ था। कह रहा था कि T2 टेम्परेचर पर μ2 का मान क्या होगा। मतलब एक गैस था, उसका आपको दिया हुआ था कि T1 टेम्परेचर पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई थी, T1 टेम्परेचर पर दिया हुआ था, और कह रहा था कि T2 टेम्परेचर पर बताओ, यूज दिस फार्मूला, यू कैन गेट आंसर। ओके, समझ रहे हैं ना यार? तो ये आ जाएगा आपको। अब एक माइंड में आया कि ये कहाँ से आया, तो ये भी बता देता हूँ, पीछे लेक्चर में बताया, फिर बता देता हूँ। न्यू इक्वल टू μ/ρ। आप देख रहे हो कि ये चीज़ जो ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? √T के। और डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? गैसों में बताइए, गैस में बताया था P/RT बताया था कि नहीं? तो 1/T। तो क्या लिख सकते हैं? ये चीज़ किसके प्रोपोर्शनल है? 1/T के। ओके भाई, म्यू बराबर होता है μ/ρ, और म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? √T के, और रो किसके प्रोपोर्शनल है? 1/T के। तो जब ये ऊपर जाएगा तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 3/2। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी टेम्परेचर की 3/2 पावर के क्या है? अनुक्रमानुपाती। जबकि डायनेमिक विस्कोसिटी √T। तो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उससे हो जाएगा। तो ये फार्मूला किसके लिए? गैस के लिए। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको मिलेगा, कहेगा 20 डिग्री ताप पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी एयर कितनी है, बताइए। 70 पे क्या होगी, 40 पे क्या होगी, यू कैन फाइंड आउट। बस सीधा क्या करना है, लेकिन ध्यान रखें टेम्परेचर यहाँ पे किस में रखना होगा? केल्विन में रखना होगा। टेम्परेचर किस में रखना होगा? केल्विन में। यू पुट द आंसर वेट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। टेम्परेचर किस में रखेंगे? केल्विन में रखेंगे। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में रखा होगा तो टेम्परेचर। या कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेगा, कहेगा एक गैस है, उसका टेम्परेचर, उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी इतनी है, अगर टेम्परेचर 70 कर दिया जाए तो बताइए अब कितना टाइम्स हो जाएगी। तो देखो 20 पहले था तो केल्विन में बदल लो, 70 अब हो गया तो केल्विन में बदल लो, और देख लो तो आपको मिल जाएगा जो μ2 हो जाएगा। ध्यान देना, तो अब जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो हो जाएगा T2/T1 की घात 3/2 इंटू μ1। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे कह सकता है कि एक गैस है जिसकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है T1 पर कुछ थी और टेम्परेचर बढ़ के अब T2 हो गया, तो बताइए जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी अब हो गई T2 टेम्परेचर पे वो पहले का कितना गुना हो गई। तो पहले का कितना गुना हो गई? T2/T1 की पावर 3/2। आई होप आप समझ रहे हो। ओके, तो ये आप समझ लीजिएगा, आसान है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है तो समझते रहिएगा। ये सारी क्वेश्चन वैसे मैं पीछे बता चुका था, फिर एक बार आपको रिकॉल कर दिया। आइए अब आगे एक जस्ट लाइक क्वेश्चन पे बात करता हूँ। एक वैसे क्वेश्चन बताया था लेकिन फिर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि जो हमारा म्यू है और जो न्यू है, इनकी डिपेंडेंसी की बात कर रहा था। तो क्वेश्चन ये था कि जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ध्यान देना, क्वेश्चन बच्चे ने मेरे से पूछा है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है सर। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो क्वेश्चन भेजा था, कह रहा था कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है और जो डायनेमिक विस्कोसिटी है या जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है। मैं सारी चीज़ें एक बार में आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान देना, आप खुद समझ जाएंगे। फ्लूइड एक न्यूटोनियन हो जाएगा, एक नॉन न्यूटोनियन हो जाएगा। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ध्यान देना मेरी बात, आसान है। तो देखो इसमें जो है हमने कहा था कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन अगर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी नहीं चेंज होती। मतलब म्यू जो है फंक्शन नहीं होता है d(θ/dt) का, नहीं चेंज होता है। बट यहाँ पे जो म्यू होता है वो फंक्शन होता है d(θ/dt) का। मतलब अगर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन अगर चेंज करते हो, एक्टेट की दर को बढ़ाते जाते हो या घटाते जाते हो, तो या तो म्यू का मान बढ़ता है या तो घटता है। ये बात बताया था। ओके, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब नॉन न्यूटोनियन में
जबकि इसमें रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाने से, मतलब जो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं उनको किसी बाल्टी में लेकर अगर उसको एगिटेट करते हैं तो उसके गाढ़ेपन पतलेपन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें क्या होता है, गाढ़ापन पतलापन चेंज हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या तो घट। दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि कुछ फ्लूइड ऐसे हैं उनको अगर एक निश्चित स्टेट में रख दिया जाए काफ़ी लंबे समय के लिए तो या तो गाढ़े होने लगते हैं या तो पतले होने, मतलब एक निश्चित शियर स्ट्रेस अगर उन पर काम कर रहा है, हम एक निश्चित शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। डी थीटा अपॉन डी टी का मान क्या है, कांस्टेंट है। डी थीटा अपॉन डी टी का मान क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एक कांस्टेंट शियर रेट है और उसको काफ़ी लंबे समय तक उसी पे छोड़ दिया जाए तो या तो वो गाढ़े होने लगते या तो पतले होने लगते। मतलब हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, मतलब शियर डिफॉर्मेशन की जो रेट है उसको नहीं चेंज कर रहे हैं, वही है, लेकिन लंबे समय तक अगर छोड़ देते हैं या तो गाढ़े होने लगते या तो पतले होने लगते। तो जो इसका मतलब जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं एक तो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, टाइम डिपेंडेंट होते हैं, और एक टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट। पीछे पढ़ाया हो यार, मतलब अगर डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट आप रखते हो तो जो म्यू का मान है या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। म्यू का मान क्या हो सकता है, देखो डी थीटा नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड हैं अगर उनके रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन इसमें मतलब मान लो 2 रेडियन पर सेकंड से ऐसे ऐसे कोई लिक्विड है उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ये नहीं कि तेजी से कर दिए, ये नहीं कि धीमे कर रहे हो, उसके जो शियर डिफॉर्मेशन की जो रेट है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, जो रेट है वही पड़ा है। अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो आप देखोगे कि अगर वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है या तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा या तो गाढ़ा होने लगेगा या तो पतला होने लगेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा टाइम तक उस पर एक कांस्टेंट शियर स्ट्रेस अप्लाई हुआ रहेगा, अगर एक निश्चित रेट कांस्टेंट रेट, अगर यही रेट ज़्यादा समय तक आप रखते हो तो या तो गाढ़ा होने लगेगा या तो पतला। मतलब अगर यही रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन काफ़ी लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो गाढ़ा होता रहेगा, और अगर ये छोड़ दिया जाए तो या तो हो सकता है पतला होता रहे। इसका मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे को टाइम डिपेंडेंट। और अगर डी थीटा अपॉन डी टी आप वही रखते हैं और इसके गाढ़े और पतलेपन पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, चाहे जितना देर तक रखें। तो इसके जो आपको एग्जाम्पल बताया था आपको याद होगा, ये एग्जाम्पल मेरे थे थिक्सोट्रॉपिक और रिहोपैक्टिक। थिक्सोट्रॉपिक और रिहोपैक्टिक थे, 2 थे। और टाइम इंडिपेंडेंट में आपको पता ही है, टाइम इंडिपेंडेंट में आप जान लो बिंघम हो गया था, बिंघम बताया था, और डायलेटेंट बताया था, और कौन बताया था, सूडोप्लास्टिक। कौन बताया था, बिंघम बताया था, बिंघम और डायलेटेंट और सूडोप्लास्टिक, ये थी आपके। तो हो गया, तो कहने का मतलब एक तो और हो गया कि जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं उनकी विस्कोसिटी टाइम पे भी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, टाइम पे भी डिपेंड कर रही है, कितना टाइम तक, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। ओके, तो ये आपको, तो जो उसने पूछा। दूसरी बात एक तो बात है ही, एक बात तो ये है ही है, ये तो रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। बाकी तो आप जानते हो, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, ध्यान देना, अगर लिक्विड है चाहे वो न्यूटोनियन हो चाहे नॉन न्यूटोनियन हो, चाहे वो न्यूटोनियन हो चाहे नॉन न्यूटोनियन, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, कोहेशन घटेगा, तो म्यू का मान क्या होगा, घटेगा। क्योंकि मैंने बताया था कि म्यू की वैल्यू डिपेंड करती किस पे, कोहेशन पे। अब ज़्यादा कोहेशन तो म्यू ज़्यादा, तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी घटेगी, कोहेशन घटेगा तो म्यू घटेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे म्यू का मान क्या होगा, घटेगा। इसमें क्या था, चाहे जो भी हो, गैस में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो म्यू का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। अब आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं, काइनेमेटिक के बारे में बात कर लें। चलो इसकी काइनेमेटिक के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, प्रेशर के बारे में बात कर लें। तो देखो जो लिक्विड होते हैं प्रेशर अप्लाई करने से मैंने बोला था लिक्विड की अगर प्रेशर आप बढ़ा देते हो तो क्या प्रेशर बढ़ाने से अणु पास आते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जब अणु पास आएंगे ही नहीं तो क्या कोहेशन बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि अणु जितना पास होंगे उतना ज़्यादा कोहेशन होगा। तो कहने का मतलब लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, चाहे वो न्यूटोनियन हो चाहे नॉन न्यूटोनियन। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो पास आएंगे ही नहीं, तो कोहेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो प्रेशर से क्या होगा, काइनेमेटिक जो विस्कोसिटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी भैया आपको पता है म्यू बाई रो होता है।
ठीक, ओके। तो ना तो म्यू चेंज होने वाला है ना तो रो, ओके। लेकिन गैस में देखिए, गैस में आपको पता है, ध्यान देना, मैंने बताया था रो इक्वल टू P/RT, बोला था ना। प्रेशर बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा कि नहीं, प्रेशर बढ़ाओगे ये वैल्यू बढ़ेगी ना, डेंसिटी बढ़ेगी। गैसों में क्या है, प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो देखो प्रेशर बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, μ/ρ। तो अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो, देख भाई, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो ये बढ़ेगा, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी, घटेगी। तो देखा आपने कि गैसों में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो म्यू बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो म्यू का मान घटता है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी बढ़ी। बट यहाँ पे देखिए, तो एक बात आप कह सकते हैं, एक बात ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर है, प्रेशर से लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, ओके। समझ, यहाँ देख लीजिए, एक सेकंड, ये आप पहले म्यू को देख लो, तब ज़्यादा बेहतर होगा। प्रेशर से, प्रेशर बढ़ाने पे म्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज़्यादा बढ़िया होगा। अब प्रेशर बढ़ाने पर, अच्छा हमने एक बात बताया था कि जो म्यू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को। मैंने कहा था गैसों में जो म्यू का मान होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, √T की। क्या P इसमें कुछ है, नहीं, इसलिए प्रेशर बढ़ाने पे म्यू का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो, प्रेशर बदलने से, बढ़ाने या घटाने से म्यू चेंज नहीं होता। अब देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी में देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि गैसों में जो म्यू है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, प्रेशर का फंक्शन नहीं होता है। म्यू गैसों के लिए किसके होता है, प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता है। आइए देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी देख लेते हैं लिक्विड का। तो न्यू इक्वल टू म्यू, पीछे पढ़ाया हूँ बट आप देख लें। चलो अब एक देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो म्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और रो क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो म्यू घटेगा, क्योंकि अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कोहेशन घट जाएगा। तो ये कह सकते हैं म्यू घटेगा, और रो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे ये भी घटेगा, न्यू। मेरी बात को ध्यान देना, ये देखना, कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर, अभी मैंने क्या देखा, पहले देखा कि म्यू पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा लिक्विड पे, म्यू पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा गैसों में। अब देख रहा हूँ कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर और प्रेशर का, किसके लिए, लिक्विड के लिए। तो पहले देखिए, ये आपको पता ही है टेम्परेचर, ध्यान देना, प्रेशर, दोनों पे देख लेता हूँ। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन दोबारा नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो लिक्विड में अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। जब बढ़ेगी इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, घटेगी, क्योंकि अणु दूर दूर होंगे तो घनापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये कम होगा, ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक। लेकिन ये अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो कोहेशन घटेगा, ये घटेगा ना, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। बता दें, ध्यान रखना कि म्यू बहुत तेजी से घटता है और रो क्या है, धीमे घटता है। रो क्या करता है, धीमे धीमे घटता है। डेंसिटी लिक्विड की धीरे धीरे घटती है, जबकि जो हमारी विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी बहुत तेजी से घटती है, एक्सपोनेंशियल घटती है, इस तरीके से, पीछे बताया हो ऐसे, बहुत तेजी से म्यू घटता है। ये देखिए टेम्परेचर तेजी से तो म्यू बहुत तेजी से घटेगा, गैसों में भी, गैसों में। तो इसी तरीके से आप बात करेंगे तो टेम्परेचर भी बहुत तेज, लिक्विड में भी क्या होता है, म्यू का मान बहुत तेजी से घटता है, डेंसिटी धीरे धीरे घटती है लेकिन म्यू बहुत तेजी से। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बहुत तेजी से घट रही है, धीरे धीरे घट रही है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। आइए प्रेशर में देख लें, प्रेशर में तो देखिए, प्रेशर में देखिए न्यू इक्वल टू म्यू/ρ। अब आप एक बताओ, जो लिक्विड होता है उस पर अगर प्रेशर अप्लाई करें तो क्या डेंसिटी में कोई परिवर्तन होता है, नहीं। मैंने कहा था लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, जब लिक्विड दबेंगे नहीं, अणु पास पास आएंगे नहीं, तो कोहेशन में कोई चेंजेज होंगे नहीं, ना तो डेंसिटी में कोई चेंजेज होगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। तो जो भी इंसान ने क्वेश्चन पूछा था वो अच्छे से समझ ले, दोबारा कभी गलती नहीं करना है गैस के लिए, क्योंकि अब हम इंड पे हैं पहले टॉपिक के, सारे क्वेश्चन आपको बता दिए इतना बेहतर तरीके से। न्यू इक्वल टू म्यू/ρ। गैस में आ जाओ, गैस में एक चीज़ देखिए, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो देखो, दोनों को देखिए, टेम्परेचर राइज करते हैं भैया। अब देखना है कि गैस के केस में
गैस के केस में काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा ये देखना है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप जानते हो कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, इसका मतलब म्यू क्या होगा, बढ़ेगा। डेंसिटी आप देखो, डेंसिटी होता है P/RT, होता है ना गैस की। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। तो डेंसिटी क्या हो रही है, घटेगी। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं डियर, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो म्यू बहुत तेजी से बढ़ता है। क्यों, देख रहे हो, किसके लिए, गैस। गैस में यही तो मैंने बताया था, गैसों में जो विस्कोसिटी का कारण है रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर है, और रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। ओके, डेंसिटी बराबर होता है P/ρ। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। देखो ऊपर वाली चीज़ बढ़ रही, नीचे वाली घट रही, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये और तेजी से क्या हो जाएगा, और तेजी से बढ़ेगा। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक विस्कोसिटी बहुत तेजी से गैसों की क्या होती, बढ़ती है। ओके, प्रेशर का आइए देख लेते हैं, प्रेशर का देख लेते हैं। अब किसका इफेक्ट देखेंगे, प्रेशर बढ़ाने पे। तो डियर एक बताओ, म्यू, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो क्या म्यू, जो म्यू गैस है, जो म्यू गैस है डियर, ये तो आप समझ ही चुके हैं, मिटा देता हूँ। जो डियर म्यू गैस है, जो म्यू गैस है, जो डियर म्यू गैस है, वो किससे प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या यहाँ पे प्रेशर है, नहीं। इसका मतलब जो कह सकते हैं कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी गैस की, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। तो आप ये कह सकते हो, इसका मतलब इस पे तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन आइए, रो इक्वल टू P/RT, प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो रो भी क्या होगा, बढ़ेगा। रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। इसका मतलब डेंसिटी जो होती है वो प्रेशर पर डिपेंड करती है। तो प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखिए नीचे क्या है, रो, ये ऊपर तो म्यू था, लेकिन म्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। लेकिन डेंसिटी पे प्रेशर का फर्क पड़ेगा कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब ये बताओ, ये ओवर है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बढ़ा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यू का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे, टीवी आपको बता दिया बड़ा अच्छे से, ये भी आप समझ गए, बड़ी अच्छी बात है। अब एक और अच्छी सी बात आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो देखो, अगर ओवरऑल आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपने देख लिया होगा। तो कब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये आपको देखना है। क्वेश्चन में डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में पूछ रहा है, कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में, कि लिक्विड के बारे में, कि गैसों के बारे में, कि न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में, कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, वो क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। ये नहीं कि आपने रट लिया कोई चीज़ और उसी तरीके, नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है। इसीलिए तो जब इधर मैं क्वेश्चन बना रहा था आपको टेस्ट में, तो आप देखते जो भी क्वेश्चन मैं बना रहा था अंदर से जाके दे रहा था। शुरू में देखिए कुछ टेस्ट में क्वेश्चन मैंने बहुत बना के दिए, जिसके कारण आपकी हालत ख़राब हुई, क्योंकि आप रट के काम करते थे। तो जिस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ उस तरीके से आप सब्जेक्ट को समझें। अगर एक कंसेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन आपके बहुत बन जाएंगे। आपने मेरे से 20 क्वेश्चन भेजा था, लेकिन उन 20 क्वेश्चन के पीछे जितने क्वेश्चन बन सकते मैं सब बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, इसी तरीके से आपके सुझाव और डाउट्स बता दें। अब अगला एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है। अगला ये है कि एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर एक बात बताइए कि जैसे ये अर्थ है या समुद्र है, समुद्र के लेवल से जब हम ऊपर जाते हैं ऊपर, तो आखिर में सर टेम्परेचर चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होता है, तो प्रेशर चेंज होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएं। तो देखो, जब आगे अभी टॉपिक आ रहा है हमारा एक प्रेशर मेजरमेंट का टॉपिक आएगा, हाइड्रोस्टैटिक्स आएगा, तो वहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जिन्होंने पूछा था उनको ध्यान देना। डियर याद रखना कि अगर हम ऊपर जाते हैं, इफ़ यू गो ऊपर, अर्थ से ऊपर, समुद्र लेवल से ऊपर जाते हैं, तो याद रखना कि जो प्रेशर है, क्योंकि ऊपर क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है, ऊपर क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है। अर्थ से या सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब एयर है। एयर क्या है, कंप्रेसिबल है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं डियर, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं। अच्छा एक बात और है, एक जस्ट और बता दें, हाँ ये तो मैं मिस कर गया, एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था कि एयर को इनकम्प्रेसिबल कब मानेंगे, इनकम्प्रेसिबल, एयर को इनकम्प्रेसिबल कब बोलते हैं, एयर को इनकम्प्रेसिबल। इसीलिए क्या होता है, जो हमारी रेगुलर क्लासेज होती है, जो क्लासरूम में ऑफलाइन क्लासेज होती है, जब हम लेक्चर दे रहे होते हैं तो लेक्चर में हम सारी बातें करते हैं। मैंने बोला था ना, कंप्रेसिबिलिटी या बल्क मॉडुलस की अगर हम पढ़ाते हैं तो कम से कम 4 घंटे 3 घंटे मेरे को चाहिए, तब जाके हम बढ़िया डिटेल में बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या होता है कि हम क्वेश्चंस के जरिए बात करते हैं कि एमसीक्यू, मतलब कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन,
कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, मतलब हम क्वेश्चन लेके आते हैं, उसके पीछे कितने कंसेप्ट हम बता सकते हैं वो बताने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभी कुछ कंसेप्ट क्या होते हैं स्लिप कर जाते हैं, लेकिन जब हम थारोली एक वे लाइन में पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है सारी चीज़ें बता देते हैं, फिर कोई क्वेश्चन बचता नहीं। तो एनीवे ये क्वेश्चन ये था कि एयर को इनकम्प्रेसिबल कब मानेंगे। तो आप तो ये कह सकते हो ना सर कि जब डेंसिटी में होने वाला परिवर्तन 5% से कम है, या मैक नंबर का मान लेस देन 0.32। आई एम राइट। इस 0.3 से कम है, तो अभी प्रूव किया था ना कि अगर कोई फ्लूइड है, अगर मैक नंबर का मान 0.3 से कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फॉर एग्जांपल। और मैक नंबर होता V/C लेस देन 0.32। और साउंड जो है, साउंड की वेलोसिटी अगर बात करें एयर में, तो आप जानते हो ना ये होती है RT आइसोथर्मल में, और एडियाबैटिक में अगर देखें, अभी थोड़ी देर पहले बताया गामा RT बताया था ना। तो R एयर का रख दीजिए, टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड C आ जाएगी। और हर किसी को पता है कि इस रूम टेम्परेचर पे हर कोई जानता है कि जो हमारा एयर है उसमें जो साउंड की वेलोसिटी होती है, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, ध्वनि तरंगे क्या है, एक यांत्रिक तरंगे हैं, और इनको चलने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। जबकि जो हमारी लाइट है वो नॉन मैकेनिकल वेव है, और लाइट को चलने के लिए क्या होता है, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉन मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो V/C, तो C आपको पता है कि यहीं पे रख के आप निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 332 मीटर पर सेकंड। तो V इज लेस देन, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 106 मीटर पर सेकंड। याद रखना, अगर कहीं एयर फ्लो हो रही हो और एयर की वेलोसिटी 1.6 मीटर पर सेकंड से कम है, कहीं भी देखो अगर एयर की वेलोसिटी 1.6 मीटर पर सेकंड से कम है तो हम मानेंगे एयर, मतलब हर जगह डेंसिटी क्या है, सेम है। मतलब एयर को कैसे ट्रीट किया जाता है, इनकम्प्रेसिबल। इफ द वेलोसिटी ऑफ एयर इज लेस देन 106 meter per second, then air is treated as incompressible. That's why you can say कि density at every point in the air is constant. But if the velocity of air is greater than 106 meter per second, then you say the air is compressible. I hope आप समझ गए। आगे ये मैंने बताया है, एक लाप्लास इक्वेशन, एक न्यूटन इक्वेशन है, पीछे एक लेक्चर में मैंने बताया था, आपको पता होगा, पीछे लेक्चर देखें। ओके, जस्ट लाइक, तो मैं एक बात कर रहा था कि अगर ये सी लेवल है, ये सी है, तो सी से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मतलब जेड ऊपर जाते हैं, तो आप देख रहे हो कि प्रेशर की वैल्यू भी चेंज होती है। ध्यान रखना, टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज होता रहता है, और डेंसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है इस एटमॉस्फेयर में। और क्या है, एयर ही तो है ऊपर, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन पूछता है कि एक बात बताइए कि अगर ये हमारा सी लेवल है, अर्थ है, अगर इससे जेड हाइट पे जाए तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, अगर हम आइसोथर्मल की बात करते हैं, आइसोथर्मल कंडीशन में बात करते हैं, तो आइसोथर्मल कंडीशन की बात करते हैं, तो जो जेड हाइट पे जो प्रेशर होगा वो होगा आपका E - GJ/RT। आई होप आप समझ रहे हैं। ये देख लीजिए, P = P0 E - GJ/RT। मतलब अगर जेड हाइट पे आपसे हम पूछें कि प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, अर्थ पे सी लेवल पे प्रेशर क्या है, P0। और P0 क्या होता है आप जानते हो, 1 atm लिख सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। 101.325 क्या होता है, पास्कल। 101.325, अरे यही तो होता है भाई, 5 पास्कल वायुमंडलीय दाब। तो अगर यहाँ पे बात करें तो 101.325 पास्कल। अगर हम कहें कि यहाँ से इतनी ऊंचाई चले जाएं तो बताइए प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। तो P0 E - GJ/RT। जेड क्या है, दैट इज द ऊंचाई। टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर क्या है, उस जगह का टेम्परेचर क्या है। और टेम्परेचर में ये क्या कह रहा हूँ, आइसोथर्मल, मतलब मान लिया जाए हर जगह टेम्परेचर क्या है, सेम है, दैट मीन आइसोथर्मल कंडीशन। टेम्परेचर रख दो। और R क्या है, R इज द, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे जाओगे तब टेम्परेचर चेंज होगा। लेकिन अगर मान लो 3 किलोमीटर जाना हो, 1 किलोमीटर, तो हम मान सकते हैं टेम्परेचर लमसम क्या है, कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर रख दें। मतलब अगर आइसोथर्मल कंडीशन है, यहाँ से लेकर वहाँ तक आप मानते हैं कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मानते हैं कि 1 किलोमीटर तक मान के चलते कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर रख दीजिए। और 1 किलोमीटर ऊंचाई पे रख दीजिए, 1 किलोमीटर ऊंचाई रख दीजिए। R एयर का, R हवा का
क्या स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, तो कैपिटल R बाई स्मॉल एम आर, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट कैपिटल R बाई एम। और हवा का अनुभार पता है ना कितना होता है, 28 के करीब होता है, इतना ग्राम पर मोल, तो ये आपने लिख दिया 28। ओके, आर कितना है, 8.314। ओके हाँ ठीक है, 28.96, 28 इसी के करीब होता है, तो ये हो गया 8.314, ये रख दिया 28। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा यार, एयर कैपिटल R बाई स्मॉल एम, किसका लिखेंगे, एयर। तो देखो R 8.314, ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, और ये क्या होता है 28.96 होता है ना, तो लिख लो इतना ग्राम पर मोल, डी एयर जूल अपान मोल इनटू केल्विन। अब इसको ग्राम को किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में, तो कितना आ जाएगा 8314/28, इतना हो जाएगा जूल अपान मोल, मोल कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम इनटू केल्विन, जस्ट लाइक। ओके, तो कहने का मतलब ये आपकी वैल्यू होगी। तो R वो रख देंगे, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है, हर गैस का अलग अलग होता है, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए कि अगर अर्थ से या सी लेवल से 1 किलोमीटर जाए और ये मान के चलें कि हर जगह टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कंडीशन है, तो बताइए वहाँ पे प्रेशर क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है, ये जो टेम्परेचर जो माने हो, कितना माने हो, 20 डिग्री ताप हर जगह, तो 20 रख दो आप यहाँ पे, दैट मीन यू पुट इन केल्विन। ओके, R स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट रख दो एयर का, जेड कितनी ऊंचाई पे बात कर रहे हो, ई, और पी नॉट एटमॉस्फेयर, यू गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट द हाइट जेड बट इन द कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल। बट इफ द, अगर मान लें कि एडियाबैटिक है पूरा, अगर कोई कहता है कि जेड हाइट पे बताओ और कंडीशन एडियाबैटिक है, मतलब उष्मा का जो आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो जस्ट लाइक अगर एडियाबैटिक लेके हम बात करते हैं, एडियाबैटिक कंडीशन लेके चलता हूँ, कंप्रेसिबल फ्लो में इसको पढ़ाऊंगा एयर की जब बात करेंगे, बट तो ये क्वेश्चन इसलिए बच्चे ने पूछा क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव बुक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में भी आया हुआ है कि ऊपर जाने पर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पर बताइए प्रेशर की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है, एक्सपोनेंशियल। क्या यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल। ऑप्शन में दिया रहता है लीनियर, ऑप्शन में दिया रहता है लॉगरिथम, तो यू टिक द एक्सपोनेंशियल, द प्रेशर वेरीज विद हाइट एक्सपोनेंशियल। प्रेशर कैसे चेंज होता है, एक्सपोनेंशियल, बिकॉज देयर इज द, आई होप समझ रहे। एडियाबैटिक में आप ध्यान रखेंगे P इक्वल टू P नॉट 1 माइनस K माइनस 1 अपान K जीजे अपान RT K बाई K माइनस 1। ओके, एडियाबैटिक में मैंने क्या लिखा, P इक्वल टू P नॉट 1 माइनस K माइनस 1 K जीजे अपान RT, ओके, K माइनस 1, ठीक। ओके, दिस इज नोन एज द एडियाबैटिक कंडीशन। क्या होगा, एडियाबैटिक कंडीशन। अगर मान लिया जाए कंडीशन कैसा है, एडियाबैटिक है, तो याद रखना डियर कि अगर आपसे पूछा जाए जेड हाइट पे प्रेशर क्या होगा, क्योंकि ऊपर जाने पे प्रेशर भी चेंज होगा, तो यहाँ का प्रेशर पता करिए, यहाँ का प्रेशर पता करिए, और के क्या है, दिस इज नोन एज द एडियाबैटिक इंडेक्स, वही गामा जो आप जानते हो, ये मत सोचना बल्क मॉडुलस है, दिस इज द वही CP अपान CB, दैट्स ओके। तो ए GJ अपान RT टेम्परेचर एंड K अपान K माइनस 1, इफ यू पुट हियर यू गेट द, आप क्या पा जाओगे, आप ये पा जाओगे कि आखिर में कि एडियाबैटिक कंडीशन में जेड हाइट पे प्रेशर क्या होगा। आगे दूसरी बात ये पूछता है कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर भी घटता है। अब क्वेश्चन है कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होगा, तो याद रखना T इक्वल टू T नॉट, याद रखना है फार्मूले, बिल्कुल आसान है। क्या है, P नॉट 1 माइनस K माइनस 1 अपान K GJ अपान, और इस चीज़ का क्या हो गया उल्टा यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। फिर पूछा जाता है कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर कैसे चेंज, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर चेंज होता है। T इक्वल टू T नॉट 1 माइनस K माइनस 1 अपान K, देख रहे हो यहाँ पे क्या आ गया, T नॉट आ गया, 1 माइनस K, ये वही है, आगे लिखा जाएगा वही, पूरा वही है, कोई चेंजेस नहीं है, RT नॉट। यहाँ पे P नॉट था, वहाँ पे क्या है, यहाँ P नॉट था, तो यहाँ T नॉट हो गया, बाकी फार्मूला वही है, ठीक है। बस पावर इसमें नहीं, वहाँ पे पावर थी, यहाँ पे पावर नहीं। यही अगर इसी को उल्टा करके यहाँ पावर कर दो, यहाँ P नॉट, यहाँ T रहने दो, यहाँ P नॉट कर दो, तो आपको क्या बन जाएगा कि जेड हाइट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी इन द केस ऑफ द एडियाबैटिक। ये फार्मूला हम प्रूव करेंगे, बिल्कुल आसान है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे
ठीक, ये हो गया। तो अगर आपको पता करना हो कि एटमॉस्फेयर में जेड हाइट पे जाने पर टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ का टेम्परेचर आपको पता है, यहाँ का टेम्परेचर अगर T नॉट है, कोई टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री 30 डिग्री, तो बताइए इतनी दूरी पे जाने पे क्या होगा टेम्परेचर की वैल्यू, तो यू कैन फाइंड आउट। अब आगे आता है कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर प्रति किलोमीटर प्रति इकाई ऊंचाई जाने पर टेम्परेचर में किस रेट से परिवर्तन होता है, अगर इसको पता करना, दैट इज नोन एज द टेम्परेचर लैप्स रेट, मतलब dt/dz, कि अगर एकांक ऊंचाई ऊपर जाते हैं टेम्परेचर में कैसे परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर ग्रेडियंट, या और यू कैन से टेम्परेचर लैप्स रेट। टेम्परेचर लैप्स रेट मतलब ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, तो किस तरीके से घटता है, प्रति किलोमीटर प्रति मीटर ऊपर जाने पर, प्रति किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर में किस दर से गिरावट आती है, दैट इज नोन एज द टेम्परेचर लैप्स रेट। तो dt/z, अब क्या करूँ, डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो T नॉट यही रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, k-1/k g, ये हो जाएगा RT नॉट, आई ओम सही, यहाँ हो जाएगा dt, ओके डियर। तो देखो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो k-1/k डियर, यहाँ से हो जाएगा g/r। तो ये दिस इज नोन एज द टेम्परेचर लैप्स रेट, क्या कहा जाता है, टेम्परेचर लैप्स रेट। बट तो आपसे ये भी पूछ सकता है टेम्परेचर लैप्स रेट, ये फार्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आप जानते हो कि आइसोथर्मल कंडीशन में, अब एक बात बताओ, आप खुद समझदार हो, हम क्या बताएं इसमें आपको, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल का मतलब हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट है। मान लो 1 किलोमीटर हम जाते हैं तो हर जगह टेम्परेचर क्यों, ऊपर जाने पे बहुत ऊंचाई जाते हैं तब टेम्परेचर में परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन अगर बात करें तो 1 किलोमीटर तो लगभग टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, तो उसमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो आइसोथर्मल कंडीशन मतलब हर जगह टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे टेम्परेचर चेंज होगा क्या, जब आप खुद ही कह रहे हो कि 1 किलोमीटर तक टेम्परेचर खास नहीं बदलता है, तो 1 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो टेम्परेचर में कोई खास परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, आइसोथर्मल कंडीशन रहेगा। तो जब उसमें टेम्परेचर में ही उस दूरी में नहीं परिवर्तन हो रहा है तो टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होगा, 0 होगा, सीधी बात। जब आइसोथर्मल है, कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पक्की बात आइसोथर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर में जो परिवर्तन की रेट होगी क्या होगी, 0 होगी, किसके रिस्पेक्ट में, ऊंचाई के रिस्पेक्ट में। और आइसोथर्मल कंडीशन में जो k की वैल्यू होती है 1 होती है, मतलब एडियाबैटिक इंडेक्स, तो इफ यू पुट हियर 1 रख दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो याद रखना dt/dz = 0। अगर k का मान, अब आगे अगर बात कर ले, अगर यहीं पे k का मान 1 से ज़्यादा है, अगर k का मान 1 से ज़्यादा हो, k का मान 1 से ज़्यादा हो, अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो dt/dz का मान क्या हो जाएगा, 0 से कम। मतलब हमारा जो टेम्परेचर लैप्स रेट है, टेम्परेचर लैप्स रेट जो है भाई साहब, लैप्स रेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। कब, जब एडियाबैटिक इंडेक्स का मान 1 से ज़्यादा है। आगे एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसको देख लें, ये मैं बता रहा हूँ आगे। ये ध्यान रखना कि 11 किलोमीटर अर्थ से 11 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हैं, जैसे 11 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, 11 किलोमीटर जब जाते हैं अर्थ से, जैसे जैसे 11 किलोमीटर आप 11 किलोमीटर तक 11 किलोमीटर तक जब आप जाते हैं तो 1 मीटर ऊपर जाते हैं, इस रेंज में 1 मीटर अगर ऊपर जाते हैं 1 मीटर, तो याद रखना टेम्परेचर में गिरावट आती है 0.0065 डिग्री सेंटीग्रेड। 11 किलोमीटर 1 मीटर अगर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में इतनी गिरावट आ जाती है टेम्परेचर। 11 किलोमीटर के बाद 32 किलोमीटर तक अगर जाते हैं, 11 किलोमीटर के बाद, तो टेम्परेचर जो रहता है डियर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और याद रखना ये टेम्परेचर जो रहता है -56.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बुक में थोड़ा इधर उधर हो सकता है वैल्यू, तो परेशान ना होना। 11 किलोमीटर के बाद 11 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक जाते हो तो टेम्परेचर की वैल्यू लगभग क्या रहती, समान रहती। कितना रहती, -56.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना रहती। लेकिन 11 किलोमीटर तक अर्थ लेवल से, समुद्र लेवल से 11 किलोमीटर तक जाते हैं तो प्रति मीटर जब जाते हैं तो टेम्परेचर में कितनी गिरावट होती है, 1 मीटर जाते हैं तो टेम्परेचर इतना क्या हो जाता है, इतना आपका क्या हो जाता है, इतना आपका गिरता रहता है। उसके बाद क्या होता है, मतलब इतना क्या होता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्या करता है बाबू, डिक्रीज करता है। और उसके बाद 11 से 32 तक टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि घटते घटते कितना पहुंच जाता है, फिर क्या होता है, कांस्टेंट। उसके बाद 32 के बाद
32 किलोमीटर के ऊपर जाते हो, जब 32 के बाद जाते हो तो टेम्परेचर फिर क्या करने लगता है, राइज करने लगता है। क्या करने लगता है, राइज करने। इसका मतलब 32 किलोमीटर के ऊपर जब जाते हो तो टेम्परेचर फिर राइज करने लगता है। तो ये आपको बताया किस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर में एटमॉस्फेयर में जाने में परिवर्तन होता है। आई होप इतना। तो इतनी चीज़ें, अभी भी क्वेश्चन मेरे पास है, ये क्वेश्चन है, देखिए बच्चों ने भेजा था, क्वेश्चन रखा हुआ है, अभी 10-20 क्वेश्चन इसमें और है, ये आपका ही भेजा हुआ व्हाट्सएप पे क्वेश्चन है, वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप कि आज आपको काफ़ी अच्छा जानकारी मिला होगा। तो जितने भी पीछे लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से आप पढ़िए, कई बार रिवाइज करिए। अब हम आपको डेली मिलेंगे और टेस्ट में जो भी आपने परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैंने टेलीग्राम पे एक फीडबैक भेजा है, उस फीडबैक फॉर्म को भर के आप जल्दी सबमिट कर दें, ताकि जो मेजर टेस्ट सीरीज होने जा रही है, किस तरीके का टेस्ट देना चाहते हो, कितने दिन के गैप पे देना चाहते हो, आप मेरे को सपोर्ट करिए, हम परेशान ना करिए, आप मेरे को सपोर्ट करिए, ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, लॉकडाउन का अच्छे से पालन करिए, हम बेहतर करेंगे। और भी हम आप लगातार हम लोग फ़ोन भी कर रहे हैं कि आखिर में क्या आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलाई जाए, अगर लाइव क्लासेस चलाई जाए तो उसका फ़ोन जा रहे हैं यहाँ से, और उसके बारे में आप हमको बताएं। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो हम लोग पढ़ाएंगे, नहीं तो इस तरीके से तो हम पढ़ा रहे हैं। सोम के भी लेक्चर आपको मिलने लगे हैं, उसमें भी आपको मज़ा आने लगा। स्टील का लेक्चर चल रहा था, कुछ सर को इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत जल्दी वो अवेलेबल होंगे, हो सकता है आज शाम को एक आध लेक्चर आज अवेलेबल कराएं। हम भी थोड़ा फ्री हुए क्योंकि पर डे टेस्ट होता था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता था, क्वेश्चन टाइप करना, ये सारी चीज़ें करना, तो बहुत वर्कलोड होने के कारण टेंशन हो जाता था। फिर भी आपके लिए अब हाजिर हुआ हूँ। तो अब थोड़ा गैप हो गया क्योंकि अब मेजर टेस्ट सीरीज आपके 5 दिन के बाद गैप पे होगी, 5-5 या 4-4 दिन के गैप पे होगी। तो निश्चित तौर पे मेरे को प्रॉपर टाइम मिल जाएगा और हम जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, खूब क्वेश्चन लगाएंगे। तो ज़रूर कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमको ज़रूर बताइएगा आज कुछ सीखने को मिला और कैसा लगा। इजाज़त दीजिए, चलते हैं, थैंक यू।